स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। हम लोग सीए फाइनल के क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आपका ये सीए फाइनल का कोर्स, जो कि आप लोग के लिए एक न्यू सिलेबस है, वो किस तरह से डिज़ाइंड है। जो आप सीए फाइनल का कोर्स पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ योर सिलेबस 2023। लास्ट ईयर इंस्टीट्यूट ने सीए फाइनल न्यू सिलेबस लॉन्च किया था। एंड अगर आप अभी सीए फाइनल की क्लासेस ले रहे हो तो डेफिनेटली आपने सीए इंटर जो क्लियर किया है वो ओल्ड कोर्स में किया था, ओल्ड सिलेबस में। और अब जो हम पढ़ेंगे वो सब कुछ एज पर न्यू सिलेबस होगा। तो कुछ चेंजेस है आप लोग के लिए, वो मैं आपको अपडेट कर दूं। तो जो ये सीए फाइनल सिलेबस 2023 है, इसके अकॉर्डिंग आपके सिलेबस को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक है आपका ग्रुप 1 और दूसरा है आपका ग्रुप 2। जैसे कि इंटर में भी आप लोग करते ही थे, ग्रुप 1 ग्रुप 2 दो ग्रुप देते थे आप। बट द चेंज इज कि अब ग्रुप 1 में 3 पेपर्स है और ग्रुप 2 में भी 3 पेपर्स है। तो ये एक रिलीफ है। पहले 8 पेपर्स थे इंटर में, फाइनल में भी 8 पेपर्स ही हुआ करते थे। आफ्टर सिलेबस 2023, ठीक है, अब हमको सिर्फ 6 पेपर्स ही देने होते हैं। तो मैं इंटर क्लियर कर लिया है, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और अब आपको जल्दी जल्दी वो सीए बना देंगे, है ना। 6 पेपर ही देने हैं आपको। अच्छा, इस 3 पेपर जो ग्रुप 1 में है, उसमें पहला पेपर आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रहेगा, जिसको आप लोग अकाउंट्स बोलते थे इंटर में, उसी को यहाँ पर बोलते हैं हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, वो आपका पहला पेपर रहता है। सेकेंड पेपर विल बी द सब्जेक्ट जिसके लिए आपने आज ज्वाइन किया है, दैट इज एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंटर में आप लोगों ने एफएम सब्जेक्ट पढ़ाई है, तो ये एफएम ही है। ठीक है, बस एडवांस्ड है तो आप भी समझो कि कुछ नई चीज़ें सिखाएंगे। वो ट्रेडिशनल बातें तो सिखाएंगे नहीं कि पैसा कहाँ से लाना है, पैसा कहाँ लगाना है, यही सिखाया था इंटर में तो। बट अब थोड़ा कुछ नया सिखाया जाएगा, दैट इज़ वाई द सब्जेक्ट नेम इज़ एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इंस्टीट्यूट ने ये किया है कि एफएम के सब्जेक्ट को फाइनल में बार बार अलग अलग नाम से लॉन्च किया है। तो जैसे अगर अपन अभी बात करें एएफएम बोल रहे हैं, तो ओल्ड कोर्स जब फाइनल का होता था प्रीवियस वाला, उसमें बोलते थे एसएफएम, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, उससे पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो उस टाइम बोलते थे माफा। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग टाइम पे उन्होंने नेम दिए हैं और उसके कोर्स में इधर उधर वो चेंजेस करते रहे हैं। तो मतलब एग्जैक्टली ओल्ड कोर्स नहीं है, न्यू सिलेबस है, तो उसमें कुछ न्यू चीज़ें भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें थर्ड पेपर की आपकी ग्रुप 1 में, तो इट इज़ योर ऑडिट, है ना। सीए कर रहे हो तो सीए में तो मेन वर्क ही, कोर कंसेप्ट जिसको अपन बोले, वो तो ऑडिट ही है। ठीक है, सीए वैसे तो वर्साटाइल है, वो हर काम कर सकता है, वो अकाउंटिंग कर सकता है, वो पैसों को मैनेज कर सकता है। ठीक है, वो आपके लिए टैक्सेशन का काम कर सकता है। बट ऑडिट भी एक कोर कंसेप्ट है जिसके लिए आप लोग इंटर्नशिप भी ले रहे हैं अभी, कि हम तो ऑडिटिंग सीखेंगे। ठीक है, तो ऑडिट है अपने कोर्स में। और इसके अलावा आपका फोर्थ पेपर कौन सा है स्टूडेंट्स? तो वो है आपका डायरेक्ट टैक्स। और फिफ्थ पेपर जो है आप लोग के कोर्स में वो है इनडायरेक्ट टैक्स। एंड सिक्स्थ पेपर जो है वो है केस स्टडी। ठीक है, इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस के नाम से उन्होंने वो पेपर रख रखा है, विच इज़ एक्चुअली अ केस स्टडी बेस्ड ऑन ऑल द सब्जेक्ट्स जो आप लोग बाकी पेपर्स में पढ़ रहे हैं। तो जैसे इसमें एफआर के भी केस स्टडी होंगे, इसमें एएफएम के भी केस स्टडी होंगे, इसमें आपके ऑडिट के भी मिलेंगे, डीटी के भी, आईडीटी के भी। तो बेसिकली इट इज़ अ सेल्फ लर्निंग पेपर, कि आप बाकी सब्जेक्ट्स अगर पूरा डिटेल में पढ़ लिए तो फिर ये अब आपका सेल्फ लर्निंग पेपर होगा। और इस पेपर की खास बात ये होती है कि ये ओपन बुक एग्जाम होता है।
क्या होता है ये? ओपन बुक एग्जाम। मतलब आपको जो मर्जी है आप वो नोट्स एग्जाम में लेके जाइए, आपको जो मर्जी है वो बुक आप इंस्टीट्यूट में एग्जाम में देते टाइम लेके जाइए। एंड दिस पेपर विल बी ऑफ 4 आवर्स, 4 घंटे का होगा ये पेपर। बाकी सारे पेपर 3-3 घंटे के होते हैं, बट ये जो ओपन बुक एग्जाम होता है दिस इज फॉर 4 आवर्स। और इसमें 25 मार्क्स के केस स्टडी आएंगे, 25 मार्क्स के केस स्टडी होंगे, 5 क्वेश्चंस होंगे उसमें, और आपको उसमें से 4 अटेम्प्ट करने होंगे, एनी 4। ठीक है, तो नॉर्मली हम मान के चल रहे कि इन 5 में से ही क्वेश्चन आएंगे, सब में से एक एक। पर वैसे इन्होंने बोला है कि इसमें से, इसमें जब आएगा तो इसमें कॉस्टिंग का भी क्वेश्चन आएगा और इसमें लॉ का भी क्वेश्चन आएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग को इन 6 पेपर के अलावा प्लस एक 2 एडिशनल कोर्स, मतलब एडिशनल पेपर्स भी देने हैं, जिनको उन्होंने सेल्फ पेस्ड लर्निंग के ऊपर रख रखा है। एंड वो सेल्फ पेस्ड लर्निंग में आपका एक तो कॉस्टिंग आएगा, जिसको यहाँ पर एक्चुअली बोलते हैं SCMPE, SCMPE, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। SCMPE, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ते थे, वो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कहलाता है। और अगर आप बोलो मार्जिनल कॉस्टिंग, तो वो कॉस्ट मैनेजमेंट कहलाता है। तो वो सब मिला के SCMPE नाम रखा हुआ है, जिसको आप कॉस्टिंग बोल सकते हैं। एंड सेकेंड इज योर लॉ, जो आपका सॉरी कॉर्पोरेट लॉ रहता है वो, प्लस सिक्योरिटीज लॉ, प्लस इकोनॉमिक लॉज। तो ऐसे मिला के लॉ का पेपर है, ये सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल पे रखा हुआ है। और सेल्फ पेस्ड का मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि आप खुद पढ़िए उसको, ठीक है, और फिर आपको एक ऑनलाइन एग्जाम देना होगा। और ये जो ऑनलाइन एग्जाम है आपको इन पेपर्स को देने से पहले क्लियर करना पड़ेगा। मतलब जो भी आपका अटेम्प्ट आप ड्यू मान के चल रहे हो, ठीक है, उसके पहले आपको ये 2 पेपर क्लियर करने हैं। तो इस केस स्टडी पेपर में इन 2 सब्जेक्ट के भी क्वेश्चंस होंगे। तो 5 तो ये और 2 ये, तो 7 सब्जेक्ट पढ़ने तो हैं ही। ये भी जो सेल्फ पेस्ड लर्निंग मॉड्यूल है, बोला तो इंस्टीट्यूट ने यही है कि खुद पढ़ो, बोला तो इंस्टीट्यूट ने यही है कि आप खुद पढ़िए। बट इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं पढ़ पा रहे, तो कोचिंग ले लेना उसकी भी, और क्या। ठीक है ना? तो वैसे तो हम यही मान के चल रहे कि आपको 5 सब्जेक्ट्स की नीड है कोचिंग की, बट क्योंकि अगर लगा कि कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, अब देखो कॉस्टिंग होगी तो इंटर वाली कॉस्टिंग तो होगी नहीं, टॉपिक्स तो फाइनल के ही होंगे, जो एक्चुअली में फाइनल में कभी कोर्स में हुआ करता था। बस सेल्फ पेज में डाल दिया तो टॉपिक है टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, तो ये सब हमें आता थोड़ी है, और सोच रहे हैं कि खुद पढ़ लोगे। तो अगर इंटर की कॉस्टिंग बहुत इजी लगती थी तो एक बार ट्राई करके देख भी लेना। मैं तो ये बोल ही नहीं रहा हूँ कि आपको लेनी चाहिए कोचिंग, आप ट्राई करके दीजिए। आप बार बार एग्जाम दे सकते हो इसका, ऐसा भी नहीं है कि मतलब कि हम बोले कि इसके मार्क्स हमारे ऐड होंगे या कुछ होंगे, मार्कशीट में नहीं लिखे जाएंगे, पर ये क्लियर करना ज़रूरी है बिफोर गिविंग योर एग्जाम। बस खाली एक ही स्टूडेंट को अलाउड है कि आप पहले ये पेपर दे सकते हो जिनका मई 24 में ड्यू है। जिनका मई 24 में ड्यू है उनको एग्जामिशन है कि ये बाद में कर लेना, पहले ये दे दो। पर बाकी उसके बाद नवंबर से जो भी एग्जाम आपके आ रहे हैं, नवंबर 24 के बाद से पहले यू हैव टू क्लियर योर सेल्फ पेज मॉड्यूल, देन यू कैन सिट फॉर द मेन एग्जाम। समझ में आ रही बात? और क्योंकि वो मेन एग्जाम में वो केस स्टडी है, हमको भी नहीं पता कौन से टॉपिक से आएगा कॉस्टिंग में, या कौन से टॉपिक में से आएगा लॉ में से, तो पढ़ना तो आपको ये भी डिटेल में पड़ेगा ही एक्चुअली। तो ये मत सोचिए कि जो मेरा एग्ज़ाम टाइम है उसमें भी टाइम है, 2 years है या 3 years है। इट इज़ अ वेरी लिमिटेड टाइम। 5 पेपर सोच के चलोगे तो हाँ बहुत टाइम है, पर अगर 8 पेपर सोच के चलोगे ना तो टाइम बहुत कम है। आपका एग्ज़ाम, आपने जब भी आर्टिकलशिप का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया है, ठीक है, उसके 2 years 6 months बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। जिस दिन आपकी आर्टिकलशिप की वो स्टैम्प ड्यू डेट जो होगी, ठीक है, फर्स्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उस दिन से 2.5 साल काउंट कर लेना।
आप एग्जाम दे सकते हो, उसमें से लास्ट के 6 महीने तो छोड़ देना सेपरेटली फॉर सेल्फ लर्निंग, सेल्फ स्टडी। तो आपको 2 साल में ये सारा कुछ करना है, ठीक है। और मान लो एक सब्जेक्ट भी अगर 3-4 मंथ्स ऑन एन एवरेज अगर ले लेता है, तो आपके पास तो 2 साल में पूरा टाइम ही नहीं है कंप्लीट करने के लिए। 4 मंथ्स भी अगर एक सब्जेक्ट का मानते हो, तो 1 साल में तो 3 ही कर पाओगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए सेल्फ पेज में कुछ गड़बड़ हो गया, मान लो एक बार में नहीं हुआ, तो उसका पैनिक अलग। तो वाई नॉट स्टार्ट अर्ली rather देन गेटिंग लेट। वो बोलते थे ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन बेटर है ना। अच्छा, एक दूसरी बात इसलिए भी हम जल्दी स्टार्ट करते हैं कि सीए फाइनल में रिजल्ट सीए इंटर से भी कम आता है, ठीक है। मतलब सीए इंटर में फिर भी आता होगा 9-10%, सीए फाइनल में तो 2-3% ही आता है, कभी कभी 1% ही आता है कभी कभी। और उसका सिर्फ रीज़न यही होता है कि बच्चे इतना ज़्यादा आर्टिकलशिप में डूब जाते हैं, तो वो पढ़ते पूरा नहीं है, फिर वो शॉर्टकट मारते हैं कि हमने ये तो छोड़ दिया, हमने वो छोड़ दिया, हमने ये रिवीजन नहीं किया, तो फिर रिजल्ट तो नेगेटिव आएगा ही ना। तो जल्दी स्टार्ट करने का फ़ायदा ये भी है कि आपको ये टारगेट बना के चलना है कि मुझे हर सब्जेक्ट को एटलीस्ट 5 टाइम्स रिवाइज करना है। 1-2 बार भी नहीं बोल रहा हूँ, 5 बार करोगे तो पास होगे, क्लियरली बोल दे रहा हूँ। अगर आपने सोचा ना कि 2 बार कर लूंगा, 3 बार कर लूंगा, नहीं होगा अच्छा पेपर आपका। बाद में आके घर पे रोओगे कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ। एटलीस्ट बोल रहा हूँ ये तो 5 बार, 7 बार करो और अच्छा है, 10 बार करो और अच्छा है। तो हाँ, बिल्कुल सारे सब्जेक्ट तो 10 बार नहीं हो सकते, पर जो हार्ड पड़ेगा या जो चैप्टर डिफिकल्ट पड़ेगा, जैसे मैं आपको एएफएम पढ़ाऊंगा तो उसमें कुछ डिफिकल्ट चीज़ें भी होंगी जो एक बार में नहीं घुसेगा, तो उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। और तीसरा रीज़न ये भी है कि हम जल्दी स्टार्ट करते हैं कि सिलेबस बहुत बड़ा है। मतलब अब इंटर जितना सिलेबस नहीं है। अगर आपको इंटर का एक्सपीरियंस है तो आप जानते हो कि इंटर फाउंडेशन से हार्ड था। तो फाइनल ऑब्वियसली फाइनल है, तो हार्ड तो होगा ना, डिफ़िकल्टी तो बढ़ेगी। तो डिफ़िकल्टी यहाँ का सिलेबस है, इतना ज़्यादा डाल रखा है कि उसको एक साथ रिटेन करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो बस इन कुछ रीजंस की वजह से ही स्टूडेंट्स हम लोग थोड़ा जल्दी स्टार्ट करने एडवाइस करते हैं। बाकी तो आपकी चॉइस है, आपका एग्जाम है, आपका करियर है, सब कुछ आपके ऊपर है। बट आपने अगर स्टार्ट कर लिया है आज, तो इस कंटिन्यूटी को मेंटेन करिएगा, ठीक है। दूसरों के बहकावे में मत आइए। आपको सीए बनना है, आपको जल्दी शुरू करना है, ठीक है। बाद में क्या होता है, फिर क्या है, जब कोर्स होता नहीं है तो लास्ट में फिर इस सब्जेक्ट को कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट को कर रहे हैं, तो फिर वो एक प्रॉपर रूटीन के साथ आप नहीं पढ़ पाओगे बाद में। और एक होगा कि मैं 6 महीने, अब मेरा कोर्स पूरा हो चुका है, अब मुझे सिर्फ 6 महीने सेल्फ स्टडी करनी है, तो उसका मजा अलग होगा। फिर आप रैंक लेके पास होगे, आप सिर्फ पास नहीं होगे, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपके सिलेबस के डिज़ाइन की बात हुई। तो कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछते रहते हैं कि सर ये पेपर 6 का क्या है, तो वो मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया कि पेपर 6 इज़ एन ओपन बुक एग्जाम। अच्छा, हमारे ये जो सिलेबस 2023 है, इसमें एक और चेंज है। पहले आप लोग के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में एमसीक्यू नहीं आते थे, सिर्फ थ्योरी सब्जेक्ट्स में एमसीक्यू आते थे। तो लॉ हो गया, या टैक्स हो गया, या ऑडिट हो गई, एसएम हो गया, इनमें आते थे एमसीक्यू। अब एज पर सिलेबस 2023, अब हर सब्जेक्ट में एमसीक्यू होंगे। तो अगर मैं आपको एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाने वाला हूं, तो इसमें भी एमसीक्यू आएंगे। कितने आएंगे सर? 30% विल बी एमसीक्यू एंड 70% विल बी डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। अब मैं अपने पेपर पे आ जाता हूं। पेपर नंबर 2 एज डिस्कस्ड, और ये आपके ग्रुप 1 में आएगा। इंटर में एफएम कौन से ग्रुप में आता था? ग्रुप 2 में। मतलब वहाँ इंस्टीट्यूट ने फाइनेंस को लीस्ट प्रायोरिटी दे रखी थी, लास्ट पेपर बना दिया था आप लोग का कि इस पे लास्ट में फोकस करना। यहाँ पर स्टार्टिंग में ही बोल रहे हैं कि नाउ इन रियल वर्ल्ड फाइनेंस हैज बिकम द
कोर कंसेप्ट फॉर ऑल। अरे जहां जाओ वही तो पैसों की बात कर रहा है कि मैं कैसे पैसा कमा लूं, मैं कैसे अमीर बन जाऊं। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट को भी ये बात समझ में आ रही है कि फाइनल लेवल में इसको अब लास्ट प्रायोरिटी नहीं दे सकते। जितना अपने लिए अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है, जितना अपने लिए ऑडिटिंग इंपॉर्टेंट है, उतना ही इक्विवेलेंट फाइनेंस भी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो ये हमारे लिए पेपर 2 बन गया है, यहाँ पहले फोकस करिए। तो एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कि एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है उसमें फाइनेंस हमारा कोर कंसेप्ट है, इसलिए हम ये पेपर 2 में पढ़ते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली जहाँ तक मुझे पता होगा आप लोग के लिए सबसे पहला सब्जेक्ट चल रहा होगा आपके कोर्स का। तो इसको सबसे पहले ही क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जिसमें सबसे लीस्ट अमेंडमेंट आने के चांसेस होते हैं। अगर आपका एग्जाम मान लीजिए आज से 3 साल बाद लगने वाला है या आज से 2 साल बाद लगने वाला है, तो इन 2-3 सालों में एफएम में अमेंडमेंट आने के चांस बहुत कम है, मतलब 0.1% चांस है। वेरेज जो ऑडिट है और आपका एफआर है या टैक्स तो आप लोग जानते ही हो हर साल बदलता ही है, पर जो ऑडिट है और एफआर है वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग चलता है। और कंपनीज एक्ट क्या है, चेंज हो जाता है कभी कभी, इन गवर्नमेंट उसमें चेंजेस ले आती है, तो इसलिए वहाँ पर फिर भी इफेक्ट आ जाते हैं। बट इस सब्जेक्ट में आपको इंटर में भी बताया गया है, फाइनेंस पे कोई एक्ट तो लगता नहीं है कि बोले हम ये एक्ट इसको गवर्न करता है। कॉस्टिंग और एफएम सब्जेक्ट का फ़ायदा यही है कि इसमें कोई एक्ट नहीं होता। तो जब एक्ट नहीं है तो फिर चेंज क्यों आएगा? एनवायरनमेंट में कुछ भी बदलता रहे, अपने एफएम में कुछ नहीं बदलता, मैनेजमेंट वैसे ही रहता है। इसीलिए आपको ये सबसे पहले पढ़ने के लिए बोला जाता है। तो ये जो एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, ये आपका 100 मार्क्स का पेपर है। और इस 100 मार्क्स के पेपर को इंस्टीट्यूट ने बोल रखा है कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस वैसे ही जैसे आप इंटर में करते थे, तो वो तो होंगे 70%। 70% क्या होंगे? डिस्क्रिप्टिव होंगे। एंड 30% जो है ना वो आपका एमसीक्यू रहेगा। 30% एमसीक्यू। ये हर पेपर में है, चाहे एफआर हो, चाहे ऑडिट हो, चाहे टैक्स हो, सब में यही रहेगा। बस केस स्टडी वाले पेपर में चेंज है, वहाँ पे 40% एमसीक्यू होगा और 60% डिस्क्रिप्टिव होगा। बाकी सब सब्जेक्ट्स में 30-70 है, बट इन केस स्टडी पेपर 40-60 है। सर आप केस स्टडी पेपर के बारे में क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बताया ना, केस स्टडी में भी तो एएफएम का भी क्वेश्चन आएगा उस पेपर 6। वो मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, तो उसमें एएफएम का भी आएगा, उसमें एफआर का भी आएगा, उसमें लॉ ऑडिट का भी आएगा, लॉ का भी आएगा। तो मेरे भी सब्जेक्ट के केस स्टडी उसमें भी आएगी। तो इसलिए बता दे रहा हूँ कि नॉर्मल पेपर 2 में तो 30-70 है, पर जब हम प्लस केस स्टडी पेपर की बात करें, केस स्टडी पेपर 6, तो वहाँ पे चेंज है। वहाँ पे एमसीक्यू जो है वो कितना आएगा? 40%। और डिस्क्रिप्टिव कितना आएगा? 60%। तो मतलब ये मान के चलिए कि मैं आपको कम से कम 100 नंबर की तैयारी नहीं करवाने वाला हूँ, मैं आपको 125 नंबर की तैयारी करवाने वाला हूँ। 100 नंबर का तो आपका पेपर 2 रहेगा, और 25 मार्क्स का आपका पेपर 6 में भी तो एएफएम का क्वेश्चन आएगा। देयर विल बी 5 क्वेश्चंस, आई टोल्ड यू। 25 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे, और उसमें से आपको कोई 4 अटेम्प्ट करने हैं। आपको लगे इजी एएफएम वाला आया, एएफएम वाला अटेम्प्ट कर लो। आपको लगे इजी लॉ वाला आया, लॉ वाला अटेम्प्ट कर लो। चॉइस दिया है वहाँ पर, ठीक है। तो 125 नंबर की तैयारी करनी है अपने को।
अच्छा, ये तो चलो, और ये भी लिख लेना कि सॉरी, दिस विल बी एन ओपन बुक एग्जाम। ओपन बुक एग्जाम होगा 4 आवर्स का, 4 घंटे का होता है ये वाला पेपर। बाकी सब 3-3 घंटे के होंगे, बट दिस विल बी स्पेशली फॉर 4 आवर्स। सुनने में तो अच्छा लगता है ओपन बुक, अरे वाह, बुक ले जाएंगे और उसमें से ढूंढते रहेंगे। पर सोचो 6-5 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट के तो बुक लेके जाओ पहले, ठीक है ना, और उसमें से भी कहाँ से ढूंढ के देंगे वो पता ही नहीं होता, तो वो ढूंढने में ही टाइम निकल जाता है सारा। ठीक है, वैसे इजी होता है पेपर, पर ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है। तो जितना याद रहेगा एक्चुअली उतना ही बेनिफिशियल रहेगा कि मुझे पता है कि ये इसमें इस टॉपिक से ही आया हुआ है। ठीक है, रिलेटेबल होना चाहिए वो। तो ये एक बेसिक चीज़ आप लोग को नहीं पता होती है, इसलिए मैंने बता दिया। अच्छा, पासिंग क्राइटेरिया वही है, 40% आपको ईच पेपर में लाने हैं और ग्रुप टोटल में आपको 50% ही लाने हैं। एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, ये इंस्टीट्यूट ने ओपन छोड़ रखा है अभी। मतलब अभी उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दे रखे हैं, तो यही मान के चलेंगे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, क्योंकि आपके इंटर में एमसीक्यू जो होते थे उसमें नहीं होती थी, तो वील अज्यूम कि यहाँ भी नहीं होगी। बाकी इंस्टीट्यूट ने लिख रखा है कि इट मे बी डिसाइडेड टाइम टू टाइम। तो वो पहला अभी इस वाले में तो नहीं करेंगे नेगेटिव मार्किंग, फिर उनको लगता है बाद में कि ज़रूरत है तो दे विल स्टार्ट नेगेटिव मार्किंग। तो हो सकता है आपके टाइम तक हो जाए नेगेटिव मार्किंग, बट अभी तो नहीं है। ठीक है, वील अज्यूम दैट ओनली। अच्छा, अब अपने एएफएम सिलेबस की बात करें। पेपर पैटर्न तो मैंने बता दिया। अब इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बात करें। तो स्टूडेंट्स, ये जो एएफएम है इसमें प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी भी है। मतलब हो सकता है कि इंटर में जब आपने एफएम पढ़ा है तो आपने वहाँ प्रैक्टिकल पे ही ज़्यादा फोकस किया है और थ्योरी पे इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वहाँ ऐसा होता था कि मतलब जैसे आपके 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसमें से लास्ट क्वेश्चन कौन सा होता था, थ्योरी। तो वो थ्योरी वाला छोड़ दिया, बाकी प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर लिए। ठीक है, या हो सकता है किसी ने थ्योरी करी हो कि मेरा इतना प्रैक्टिकल स्ट्रांग नहीं रहता। बट अब फाइनल में थ्योरी इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। मतलब पहले से ये ध्यान रखना है कि हम इसकी थ्योरी छोड़ नहीं सकते, कंपलसरी क्वेश्चन के जैसे आ जाता है। तो इट इज लाइक कि जैसे सेकंड क्वेश्चन आया तो ए पार्ट प्रैक्टिकल होगा, बी पार्ट थ्योरी होगी, तो आपको थ्योरी अटेम्प्ट करनी ही पड़ेगी। तो ओल्ड सिलेबस में तो ऐसे होता था कि जब पूरा 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होता था तो उसमें ये होता था कि 20 to 25 मार्क्स की थ्योरी आती थी और 70 to 70 मतलब 75 to 80 मार्क्स तक का प्रैक्टिकल आता था। 20 नंबर की थ्योरी आती थी और कंपलसरी आती थी, मतलब आप उसको छोड़ ही नहीं पाते थे। अब क्योंकि एमसीक्यू हो गया है 30%, तो हो सकता है उसमें थ्योरी आ जाए, और 70% जो डिस्क्रिप्टिव बचा उसमें भी थ्योरी आ जाए। पर कितने मार्क्स की होगी वो मैं नहीं बता पाऊंगा अभी। पर हाँ, ओल्ड सिलेबस में 4-4 नंबर की थ्योरी आती थी कि अगर थ्योरी क्वेश्चन आ रहा है तो 4 मार्क्स का आ रहा है, तो आपको एटलीस्ट 5 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही होते थे तब, तो 5 into 4 20 मार्क्स की थ्योरी तो होती थी। बट न्यू पेपर पैटर्न में क्या रहेगा वो अभी मई 24 में पता चल जाएगा। मई 24 का जब एग्जाम होगा तो हमको समझ में आ जाएगा कि हमारे एग्जाम में कैसा आने वाला है। ठीक है, पर हाँ थ्योरी है यहाँ पर। इस एएफएम सिलेबस में एक्चुअली टोटल 15 चैप्टर्स हैं, 15 चैप्टर है जो हमें पढ़ने हैं। तो अगर प्रैक्टिकल की बात करूँ सबसे पहले, तो इसमें पहला जो आपका चैप्टर रहेगा वो रहेगा एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग। पहला चैप्टर रहेगा यहाँ पर एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग पढ़ा था इंटर में, लास्ट चैप्टर है ना, एनपीवी, आईआरआर, पेबैक, डिस्काउंटेड पेबैक, पीआई। ठीक है, वो कैपिटल बजटिंग था। और इसके अलावा एक चैप्टर और था, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, जिसमें आप वो सेंसिटिविटी एनालिसिस निकालते थे, रडार अप्रोच लगाते थे, सीई कोएफिशिएंट,
ENPV, स्टैंडर्ड डेविएशन, पता नहीं क्या क्या था सर, गंदा गंदा सा। अब क्या हुआ, सिलेबस 2023 में इंस्टीट्यूट ने इंटर से तो वो रिस्क एनालिसिस वाला चैप्टर हटा दिया। इंटर में तो सिर्फ कैपिटल बजटिंग ही रह गया, रिस्क एनालिसिस चैप्टर डिलीट हो गया और वो उठा के एज इट इज फाइनल में डाल दिया और उसको नाम दे दिया क्या, एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग। कि बेसिक कैपिटल बजटिंग तो आती है, अब एडवांस को तो खैर अपने को वो एडवांस लगेगा नहीं क्योंकि हम इंटर में भी पढ़ के आए हैं। पर हाँ कुछ नई चीज़ें भी हैं, ऐसा नहीं बोलूँगा कि टोटली सेम है, नई चीज़ें भी इसमें है। जैसे आपने कभी इंटर में जब भी कैपिटल बजटिंग करी तो आपने इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं पढ़ा होगा कि इन्फ्लेशन हो जाए तो क्या होगा, वो मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। आपको कभी टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट नहीं पढ़ाया वहाँ पर कि टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो सब चीज़ें भी सिखानी है, इसलिए इट इज़ एन एडवांस कैपिटल बजटिंग, कंप्लीट कैपिटल बजटिंग। अच्छा, इससे 2023 के सिलेबस से पहले स्टूडेंट्स लगता था 2016 का सिलेबस, 2016 में भी आपका सिलेबस चेंज हुआ था, तब उसमें ये चैप्टर नहीं था, मतलब कैपिटल बजटिंग था ही नहीं फाइनल में। ठीक है, तो ये 2023 में ही ऐड हुआ है, पर 2016 से पहले था। तो ये जो नया नया नाम देते रहते हैं ना सब्जेक्ट को, तो उसमें वो यही करते हैं, कोई कुछ पुराना डाल दिया, कुछ नया डाल दिया, ऐसे ही चलता रहता है। तो मैं तो उससे पहले भी पढ़ाता था और मैं तो अभी भी पढ़ाता हूँ, तो मतलब मेरे लिए कुछ नया नहीं हुआ है ना। तो वो बीच का ड्यूरेशन में स्टूडेंट्स को इजी हो गया कि चलो कैपिटल बजटिंग से पीछे छूट गया, बट अब वापस आ गया। ठीक है, क्योंकि पेपर्स कम हुए ना आपके मेन पेपर्स, तो इनको कोर्स बढ़ाना था, तो बढ़ाना था तो वापस ये डाल दिया। अच्छा समझ गया, मतलब इसमें क्या पढ़ना है। सेकंड हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे इसमें, वो है कॉरपोरेट वैल्यूएशन। सेकंड चैप्टर जो हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स एएफएम में, वो रहेगा कॉरपोरेट वैल्यूएशन। ये क्या होता है कॉरपोरेट वैल्यूएशन? शार्क टैंक देखा है कभी? वहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है? वैल्यूएशन की। ठीक है, शार्क टैंक में कई सारे कंपनीज आते हैं और वो इन्वेस्टर्स के सामने अपनी पिच रखते हैं कि भाई हम ये बिज़नेस कर रहे हैं, हमारा ये आइडिया है, हम इस तरह से इस बिज़नेस को लॉन्च करना चाहते हैं, या लॉन्च तो पहले से ही उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो क्या वो अपने दिमाग में एक वैल्यू लेके आते हैं कि हम अपनी कंपनी की इतनी वैल्यू मान रहे हैं? तो लाइक दे से कि हम 50 लाख रुपीज़ मांग रहे हैं फॉर 1% इक्विटी, या 50 लाख मांग रहे हैं फॉर 10% इक्विटी। तो बताओ 50 लाख मांग रहे हैं 10% इक्विटी देके, तो मतलब अपनी कंपनी की क्या वैल्यू लगा रहे हैं वो? 5 करोड़। अच्छा, जरूरी नहीं है कि इन्होंने वो सोचा है 5 करोड़, तो शार्क्स भी सोचे कि 5 करोड़ ही वैल्यू है। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, 50 लाख जो है वो 10% के लिए नहीं 20% के लिए देंगे, तो वो कंपनी की वैल्यू आधी कर दे रहे हैं, 2.5 करोड़। तो ऐसे क्या 2-4 मिनट में क्या वैल्यू लगा लेते हैं लोग? ये कौन सा तरीका हुआ 2 मिनट में वैल्यू बदल दे आप? तो ये आपको इस चैप्टर में सिखाया जाएगा कि वैल्यूएशन करते कैसे हैं। आपने इंटर में वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकालना तो सीखा ही है, जिसको हम बोलते थे P0, क्या बोलते थे? पर कभी पूरी कंपनी का वैल्यूएशन आपने नहीं सीखा। कॉर्पोरेट ईयर मींस कंपनी, तो कंपनी का वैल्यूएशन सिखाना है आपको कि कंपनीज अपनी वैल्यू क्विकली कैसे निकालें। जैसे एक तरीका होता है वैल्यूएशन का कि आपके मार्केट प्राइस पर शेयर ले लो। क्या ले लो? मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट में, शेयर मार्केट में आपका एक शेयर कितने का है, और उसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी मार्केट वैल्यू है, ये भी एक वैल्यूएशन है। पर अगर मान लो मेरा शेयर मार्केट में है ही नहीं, फिर कैसे वैल्यू लगेगी? तो ये जो आ रहे हैं शार्क टैंक में, ये तो सब स्टार्टअप्स हैं, एंड स्टार्टअप्स है तो इनको थोड़ी आइडिया है कि भाई हम शेयर मार्केट में हमारी क्या वैल्यू माने, क्योंकि शेयर मार्केट में ये है ही नहीं। तो कैसे वैल्यू लगाते हैं लोग, वो आपको सिखाया जाएगा कि वैल्यूएशन कैसे करते हैं। देखिए हमारे सब्जेक्ट का नाम है एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपको वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं सिखाना है जो इंटर में करा। बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। पर ये तो सीख गए ना, अब यही थोड़ी सिखाता रहूंगा। तो अब एडवांस चीज़ें सिखानी है
कि पैसों की बात और कहाँ आ सकती है, तो वैल्यूएशन में आ सकती है, एडवांस कैपिटल बजटिंग में आ सकती है। ठीक है, थर्ड हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम होगा मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर एंड एक्विजिशंस, M&A। ये तो एक प्रोफाइल ही है आर्टिकलशिप की, कई फर्म्स है जो इसमें डील करती है, M&A। ठीक है, तो मर्जर एंड एक्विजिशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने सुना हो लास्ट ईयर HDFC बैंक था और HDFC लिमिटेड था, ये दो अलग अलग कंपनीज थी, है ना, HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड। HDFC लिमिटेड यूज्ड टू गिव हाउसिंग लोन्स और HDFC बैंक आपका जो बैंक है ही। ठीक है, दोनों मर्ज हो गए, दोनों कंबाइन हो गए और अब क्या रह गया, सिर्फ HDFC बैंक, वो मर्जर होता है। तो उसमें क्या होता है, किस तरह से ये लोग मर्ज करते हैं, कैसे बुक्स को मिलाते हैं, उस टाइम फिर वो जो शेयर्स देना होता होगा शेयर होल्डर्स को, उसमें एक्सचेंज रेशियो यूज होता है कि कितने शेयर दोगे कम बदले में, ये सब आपको आता थोड़ी है, ये आपको सिखाया जाएगा मर्जर नाम के चैप्टर में। प्लस आपने सुना हो अगेन 2000, मतलब अब तो 24 हो गया, तो 2022 में, मतलब 2022 के ऑलमोस्ट एंड में अडानी ने बहुत सारी कंपनीज खरीद ली थी। तो अडानी ने खरीद लिया था अंबुजा सीमेंट, ACC सीमेंट और NDTV चैनल, है ना, NDTV न्यूज़ चैनल जो है वो अडानी का हो गया है। तो पहले क्या NDTV अडानी के खिलाफ बहुत बोलते थे, तो उन्होंने वो चैनल ही खरीद लिया, तो अब बोलो, अब बोल ही नहीं पाते। तो मतलब इनको बोलते हैं एक्विजिशंस। क्या बोलते हैं? तो ऐसा नहीं है कि अंबुजा सीमेंट का नाम बदल दिया या ACC सीमेंट का नाम बदल दिया, सब वैसे ही चल रहा है, NDTV के नाम से ही चल रहा है। तो हमने खरीद तो लिया पर हमने उसको अपने अंदर मिलाया नहीं, उसको बोलते हैं एक्विजिशन करना। ठीक है, तो मर्जर एक्विजिशन के नाम से एक चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, सिखाएंगे कि कैसे ये सब एग्जीक्यूट होता है। अच्छा, फोर्थ चैप्टर जो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे वो होगा सिक्योरिटीज वैल्यूएशन। सिक्योरिटीज वैल्यूएशन, सिक्योरिटीज वैल्यूएशन। जैसे जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि आप लोगों ने इंटर में इक्विटी शेयर का वैल्यू निकालना सीखा हुआ है, P0 निकालना सीखा हुआ है। पर जब हम सिक्योरिटीज बोलते हैं ना, तो उसका मतलब सिर्फ इक्विटी शेयर ही नहीं होता। सिक्योरिटीज में इक्विटी शेयर भी आते हैं, डिबेंचर भी आते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी आते हैं, अलग अलग तरह के सिक्योरिटीज होते हैं। और अच्छा एक सिक्योरिटी का नाम लूँ तो वो होता है राइट ऑफर। कंपनीज पब्लिक को क्या दे देती है? राइट ऑफर। तो बताओ क्या राइट ऑफर को भी ट्रेड कर सकते हैं? हाँ, मेरे पास ऑफर आया कि मैं शेयर ले सकता हूँ पर मेरा मन नहीं हो रहा, तो क्या दूसरे को बेच दूँ? वो भी एक सिक्योरिटी है। तो ऐसे वैरायटीज ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में आपको बताएंगे और उनकी वैल्यू निकालना सिखाएंगे। ठीक है, तो इट विल बी सिक्योरिटीज वैल्यूएशन, जिसमें हाँ रिपीट होगा कि इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन आप लोग को लगेगा ये तो हमें पहले से आता था, पर बाकी बॉन्ड का वैल्यूएशन, डिवेंचर का वैल्यूएशन, प्रेफरेंस शेयर का वैल्यूएशन, राइट ऑफर्स का वैल्यूएशन, ये सब हम आपको एक्स्ट्रा सिखाएंगे। अच्छा, फिफ्थ चैप्टर रहेगा पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। फिफ्थ चैप्टर जो हमारे सिलेबस में रहेगा दैट विल बी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये क्या होता है स्टूडेंट्स? मान लीजिए मेरे पास, हाँ बोलो, आप बोलो। हाँ ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ कि 1 लाख रुपीज़ मेरे पास पड़े हैं, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट। तो मुझे बताओ, मुझे इक्विटी शेयर में लगाना चाहिए या मुझे गोल्ड में लगाना चाहिए? दोनों में लगाना चाहिए। तो मतलब आप बोल रहे हो एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। डू नॉट इन्वेस्ट योर टोटल मनी इन वन प्लेस। ठीक है, डिवाइड इट इनटू डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट ऑप्शंस। तो सिक्योरिटीज वैल्यूएशन में ये तो सिखाई देंगे कि अलग अलग तरह की सिक्योरिटीज होती है, तो अब उनको अपने पैसों को अलग अलग जगह डिवाइड करके इन्वेस्ट करो, एक ही जगह पे मत इन्वेस्ट करो। ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ पोर्टफोलियो। तो वो पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं,
उसको फिर कैसे मैनेज करते हैं। अच्छा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि गोल्ड में लगा दिया तो हमेशा गोल्ड में ही लगा रहेगा, मैं कभी उसमें से निकाल लूँगा, कभी मैं उसमें वापस डाल दूंगा, ऐसे चलता रहेगा, चेंजेस होते रहेंगे। मैनेजमेंट जो आप समझते हो, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, वो मैनेजमेंट करना है पोर्टफोलियो का। तो अलग अलग जगह लोगों ने लगा दिए हैं, तो अब उसको कैसे इन्वेस्ट करें उसमें, ठीक है, उसमें कैसे विड्रॉल्स करें, कैसे उसको रिव्यू करें, वो सब पार्ट रहेगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अभी तो मैं सिर्फ एक छोटा पिक्चर ही दे सकता हूँ, बाकी डिटेल में तो एक एक चैप्टर पढ़ना ही है अपने को। अच्छा, 6th चैप्टर जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स, दैट विल बी योर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स सिखाऊंगा आपको। डेरिवेटिव्स क्या होता है? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, नाम सुना है? F&O, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो जैसे मैं बोलूँ कि एक सुना होगा आपने निफ्टी, एक होता है सेंसेक्स, इनको बोलते हैं इंडेक्स। निफ्टी, सेंसेक्स, क्या ये खरीद सकते हो आप? नहीं, निफ्टी नहीं खरीद सकते आप, सेंसेक्स नहीं खरीद सकते आप, पर क्या कर सकते हैं, इनका डेरिवेटिव्स कर सकते हैं। दैट इज, मैं ऐसे बोल दूं कि मैं आज से 3 महीने बाद निफ्टी खरीदूंगा, या मैं आज से 6 महीने बाद निफ्टी खरीदूंगा, तो एक्चुअल में नहीं खरीदूंगा, मैं बस उसकी एक प्राइस फिक्स कर लूंगा, और फिर जब वो निफ्टी बढ़ जाएगा तो मेरा गेन हो जाएगा। तो जैसे मैं बोलूँ मैं निफ्टी 20,000 रुपये में खरीदूंगा, और उस दिन वो 22,000 का हो गया, तो मैंने तो कितने में खरीदा है? 20,000 में। वो कितने का हो गया? 22,000, मेरा 2,000 का फायदा हो गया। ऐसी चीज़ें डेरिवेटिव्स में पढ़ाएंगे आपको, कि कुछ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, फ्यूचर के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लो। जैसे वो इंटर में आपने वो नहीं पढ़ा था, फॉरेक्स चैप्टर था इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में ना, फॉरेक्स मतलब फॉरेन करेंसी से रिलेटेड एक चैप्टर था, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के बाद आता था फॉरेक्स वाला चैप्टर। तो उसमें नहीं बोलते थे कि फ्यूचर के डेट के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो पहले ही, कि आप डॉलर इतने में खरीदोगे, आप पाउंड इतने में खरीदोगे, फॉरवर्ड बोलते थे उसको। तो वैसे ही फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, ये सब डेरिवेटिव्स के पार्ट होते हैं। फ्यूचर के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए आप, ठीक है, वो अपने सिलेबस में है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर एक चैप्टर है इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट ये क्या है? ये इंटरेस्ट का डेरिवेटिव्स है। मतलब जैसे हम ये समझ रहे हैं कि हाँ भाई हम डॉलर बाद में खरीद लेंगे, हम शेयर्स बाद में खरीद लेंगे, हम निफ्टी बाद में खरीद लेंगे, ऐसे ही इंटरेस्ट रेट के लिए भी लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि मैं आज लोन नहीं लूंगा, मैं 6 महीने बाद लोन लूंगा, और इसी रेट पे लूंगा, ये आज बुक कर लो। क्या इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहता होगा मार्केट में? तो मैं अपने इंटरेस्ट रेट को लॉक कर दूंगा कि मैं तो इसी रेट पे लूंगा, चाहे मैं 2 साल बाद लोन लूंगा। या मैं अगर कहीं इन्वेस्ट करने चाह रहा हूं पर मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं 6 महीने बाद इन्वेस्ट कर पाऊंगा, तो मैं पहले ही रेट को लॉक कर दूंगा कि इस रेट पे ही मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और वो पढ़ाएंगे आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट नाम के चैप्टर में, ठीक है। अच्छा, जब हम यहाँ डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे तो सिर्फ डेरिवेटिव हम लोग शेयर्स के ही नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग कमोडिटी का डेरिवेटिव भी पढ़ेंगे। तो जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर, एल्यूमिनियम, सुना होगा, इनका भी एक मार्केट होता है ना, क्रूड ऑयल वगैरह, MCX, NCDX, इनके स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे कमोडिटीज़ मिलते हैं खाली, ठीक है। तो वो भी इसमें आएगा, कमोडिटीज़ के बारे में भी सिखाएंगे आपको डेरिवेटिव नाम के चैप्टर में। अच्छा, 8th चैप्टर जो रहेगा वो रहेगा आपका म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड सिखाएंगे आपको यहाँ पर, नाम तो बहुत सुना होगा, खूब ऐड आते हैं इसके, है ना, टीवी में। मैं तो बोल ही रहा हूँ, फाइनेंस ही तो चल रहा है, हर जगह पैसों की बात चल रही है, तो म्यूचुअल फंड का टीवी में हमको ऐड जरूर मिलता है। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।
एक तो होता है कि ये सब चीज़ें जो है ना, ये सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाना, डेरिवेटिव में पैसा लगाना, ये तो आप खुद करिए। तो खुद करिए तो आपको फिर नॉलेज भी होनी चाहिए इतनी कि ये सब कैसे करते हैं। तो आप लोग को तो हो ही जाएगी क्योंकि आप एफएम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। पर एक नॉर्मल साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट का सोचिए, या जो ह्यूमैनिटीज़ वाला है उनका सोचिए, या जो सीए कर ही नहीं रहा है उसका सोचिए। उनको थोड़ी आता है ये सब फिर डेरिवेटिव्स वगैरह। तो कैसे करे वो लोग, नहीं कमाए फिर, हाँ। और कैपिटल मार्केट, ये जो मार्केट है ये तभी ग्रो करता है जब और लोग जुड़ते जाते हैं। तो चाहिए मार्केट को कि लोग जुड़े। तो फिर क्या है, कई लोग जो डरते हैं डायरेक्ट जाने में, वो किसके थ्रू पैसा लगाते हैं? म्यूचुअल फंड्स के थ्रू लगाते हैं कि मैं तो मार्केट का ध्यान नहीं रख सकता, मुझे तो नहीं पता कब एंट्री करनी चाहिए कब एग्जिट करना चाहिए। पर म्यूचुअल फंड खुल गए हैं कुछ, ठीक है, जो बेसिकली यही काम करते हैं कि आपसे मेहनत नहीं हो रही, हम आपके लिए मेहनत करेंगे, आप तो बस हमको अपना पैसा दे दो और उस पैसे को हम लगा देंगे मार्केट में, और थोड़ा बदले में कमीशन ले लेंगे और बाकी बचा हुआ आपको दे देंगे। जैसे आपने नाम सुना है HDFC म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, ठीक है, कोटक म्यूचुअल फंड। तो ये सारे बैंक्स ने अपने अपने म्यूचुअल फंड खोल दिए हैं। तो जैसे हम बोले HDFC म्यूचुअल फंड, तो क्या ये HDFC का पार्ट है? क्या ये HDFC बैंक का पार्ट है? हम्म तो एक्चुअली ये HDFC बैंक उसका प्रमोटर है। कौन है उसका? कि आइडिया किसको आया, बोलते हैं ना प्रमोटर, की बिजनेस का आइडिया किसको आया? तो HDFC बैंक इज द प्रमोटर ऑफ दैट HDFC म्यूचुअल फंड। तो ऑब्वियसली सेपरेट एंटिटी है वो, और उसको बनाया किसने? तो वो बैंक ने बनाया। SBI म्यूचुअल फंड अगर बोल रहा हूं तो बनाया किसने? SBI ने। इसलिए अपना नाम लगा देते हैं वो कि हमारी रेपुटेशन से हम अपना नया म्यूचुअल फंड खोल रहे हैं, तो आप इसके भरोसे पैसा दे दीजिए, वरना ऐसे मैं किसी को कैसे दे दूं मेरा पैसा। पर अगर HDFC ने बोला है कि ये हमने बनाया म्यूचुअल फंड, तो आई ट्रस्ट HDFC बैंक, तो मैं HDFC म्यूचुअल फंड को अपना पैसा दे दूंगा। पर वैसे आपको डरने की जरूरत होती नहीं है, ठीक है। ये सब कुछ रेगुलेटेड है बाय सेबी। ये पूरा मार्केट जो है, आप कुछ भी बात कर रहे हो, चाहे मर्जर हो, चाहे वो वैल्यूएशन की बात हो रही हो, चाहे पोर्टफोलियो की बात हो रही हो, चाहे डेरिवेटिव की बात कर रहे हो, सब कुछ सेबी देख रहा है, ठीक है ना। इसलिए ये डरते हैं सेबी से, और इसलिए कुछ गलत करते नहीं है। वैसे कई गलत कर भी देते हैं। अब ऐसे तो RBI भी रेगुलेट करता ही था बैंक्स को, पर पेटीएम ने तो गड़बड़ कर ही दिया ना। पता है ना, पेटीएम जो है, पेटीएम बैंक बंद हो गया है। पेटीएम बैंक अब नहीं, मतलब डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और मान के चल रहे कि लाइसेंस कैंसिल हो ही जाएगा, ठीक है। तो 29 फरवरी तक तो आप लोग पेटीएम को यूज़ कर सकते हैं, बट उसके बाद आप उसके वॉलेट में पैसे नहीं डाल सकते। वॉलेट में पैसे होंगे तो उसको यूज़ कर सकते हो, बट ये नहीं कि आप उसमें और ऐड करते रहे। अभी कर सकते हो ऐड आप, तो वॉलेट के थ्रू ट्रांजैक्शन बंद हो जाएंगे उसके। तो रेगुलेटर होने के बाद भी गड़बड़ तो किया ना। पर ठीक है, रेगुलेटर फिर क्या करता है, सीधे लाइसेंस ही कैंसिल कर देता है। तो म्यूचुअल फंड अगर कुछ भी गलत करेगा आपके साथ, तो फिर सेबी उसकी क्या करेगा, लाइसेंस कैंसिल कर देगा, फिर वो आगे कभी पैसा ले ही नहीं पाएगा लोगों से। तो इसलिए ये गलत करते ही नहीं है, ठीक है। जो चल रहा है वो सही चल रहा है, मानते हैं। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स, सर कितने प्रैक्टिकल चैप्टर है? टोटल 10 चैप्टर है। तो इसमें जो 9th चैप्टर है ना, वो है फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, और इंटरनेशनल इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये हमारे लास्ट 2 चैप्टर रहेंगे प्रैक्टिकल में। आपको लगेगा सर बस 10 चैप्टर ही है, इससे ज़्यादा तो इंटर में पढ़ लेते थे। पर ये 10 इतना डीप है कि थक जाओगे, आप भी बोलोगे सर ये चैप्टर कब खत्म होएगा। हर एक चैप्टर लेंदी है, इसीलिए सिलेबस लेंदी है, ठीक है। तो ये जो फॉरेक्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, मतलब मेरी बुक में तो ये दोनों एक साथ है, मैं तो एक साथ ही पढ़ा दूंगा। पर स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग ये 2 अलग अलग चैप्टर है। इसमें बेसिकली फॉरेन करेंसी की बात होगी,
तो जैसे एक तो होता है कि ना हम इंडिया में ही कुछ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है, ये लोकल चीज़ें कर रहे हैं हम लोग। और एक होता है कि मैं बाहर की कंट्री से डील करने लग जाऊं, तो मैं बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट करने लग जाऊं, मैं बाहर की कंट्री में इंपोर्ट करने लग जाऊं, वहाँ से मैं मशीन्स बाहर से खरीद के ले आऊं, मैं बाहर से लोन ले आऊं, मैं बाहर इन्वेस्ट कर दूं, जिसको आप एफडीआई वगैरह भी बोलते हो। तो ये सब चीज़ें भी तो होती है मार्केट में, और इसमें भी तो पैसा ही इन्वॉल्व हो रहा है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये पार्ट है कि आपको फॉरेन करेंसी के बारे में भी सिखाएंगे। हाँ, क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं सिखाएंगे, मतलब बिटकॉइन वगैरह नहीं सिखाएंगे, क्यों? वो भी तो फॉरेन करेंसी है एक तरह की, बट वो क्या है, एक्सट्रीमली वोलाटाइल करेंसी है। क्या है? एक्सट्रीमली वोलाटाइल। एक्सट्रीमली वोलाटाइल का मतलब है कि कभी भी एकदम ऊपर चढ़ जाता है और कभी भी एकदम नीचे हो जाता है। जैसे आज मैं बोलूँ एक बिटकॉइन कितने का है, तो 40-50 लाख रुपए का है एक कॉइन, है ना। जैसे अपना 1 रुपए का एक कॉइन है, वैसे वो तो कॉइन भी नहीं है, मतलब एग्जिस्टेंस ही नहीं है कोई, डिजिटल है, और उसकी 40 लाख रुपए 50 लाख रुपए वैल्यू बन गई है। फिर किसी दिन पता चला आपने तो 40 लाख का वो कॉइन खरीद लिया, किसी दिन वो 10 लाख पे आ गया। कोई रेगुलेटर नहीं है उसका, कोई ध्यान रखने वाला नहीं है उसका। ठीक है, कुछ भी फ्रॉड हुआ, जैसे पेटीएम में कुछ गड़बड़ हुआ तो आरबीआई ने ध्यान रख लिया, वहाँ कुछ गड़बड़ हुआ तो कोई नहीं देखेगा। आपके वॉलेट से अगर कॉइन निकल गया तो कोई उसको वापस नहीं ला पाएगा। और क्योंकि हैकिंग वगैरह तो होती ही है, देखो ये मानो आप कि टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो हैकिंग होती है उनमें। लोग बैंक को हैक कर देते हैं, तो फिर ये क्या चीज़ है? तो उस डर से इंडिया तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही कि उसको करेंसी मान ले, और बैन कर रखा है कि इंडिया में तो यूज़ नहीं होगा। पर लोग जो ट्रेडिंग करनी है वो तो करते ही है, जो जिनको खरीदने बेचने का काम करना है वो तो कर ही रहे। तो वो छोड़ दो, बाकी जो ये फिजिकल फिएट करेंसीज है, डॉलर है, पाउंड है, यूरो है, येन है, अपना इंडियन रुपीज़ है, तो इन सब में अपन यूज़ करते ही है। बिजनेस करोगे बाहर से तो यूज़ तो होएगा ही है। तो उसको कैसे मैनेज करना है? क्या आपको लगता है कि डॉलर, पाउंड, यूरो इनकी भी वैल्यू चेंज होती है? वो भी तो फ्लक्चुएट करते हैं। तो उसमें भी अपना एक रिस्क होता है। रिस्क ऐसे होता है कि जैसे मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, $1 लाख के गुड्स मैंने क्या कर दिए, एक्सपोर्ट कर दिए। आज पेमेंट आ जाए तो 85 रुपीज़ मान लो, तो कितना मिलेगा? 85 लाख। $1 लाख के गुड्स बेचे और $1 85 रुपीज़ का है, तो कितने पैसे मिलेंगे? पर वो सामने वाला कस्टमर बोल रहा है मैं 6 महीने बाद दूंगा, तो क्या तब भी 85 का होगा? तब वो अगर 80 का हो गया तो डॉलर, तो सीधे 5 लाख का नुकसान। वो रिस्क है, फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क है ये। तो उसको भी मैनेज करना सिखाएंगे आपको कि उसको कैसे बचाया जाता है, कंपनीज कैसे अपने आप को सेव करती होगी। तो उसके लिए आप लोग के अगेन एएस भी था एक, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज पे। तो वहाँ पर एएस में सिखाते हैं कि वहाँ भी, उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कर लो, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कर लो, तो उनके थ्रू इनसे बचा जा सकता है। तो वो भी आपको मैनेजमेंट इसमें सिखाया जाएगा। ठीक है। अच्छा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? जो आपने इंटर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा है, ठीक है, जैसे डेटर्स मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, तो वो आप लोग इंडियन रुपीस की बात कर रहे थे। तो यही अगर अब मैं फॉरेन करेंसी में बोलने लग जाऊं कि मेरे फॉरेन कंट्री में डेटर्स हैं, उनको मैं मैनेज करना चाह रहा हूँ, मेरे फॉरेन कंट्री में स्टॉक पड़े हैं उनको मैनेज करना चाह रहा हूँ, फॉरेन कंट्री में कैश बैलेंस पड़ा है उसको मैनेज करना चाह रहा हूँ, फॉरेन कंट्री से पैसा लाने की सोच रहा हूँ, तो जो इंटर में जो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते थे, उसको इंडियन रुपीस में नहीं बात करके जब उसको फॉरेन करेंसी में बात करने लग जाओगे तो उसको बोलेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो क्योंकि यहाँ भी वही डॉलर पाउंड की बात हो रही होगी, यहाँ भी डॉलर पाउंड की बात हो रही होगी, तो मैं तो साथ में ही पढ़ा दूंगा आपको। बाकी हाँ, एज पर स्टडी मटेरियल इट इज़ अ सेपरेट चैप्टर। ठीक है, ये 10 चैप्टर हैं जिनके बारे में अपने को यहाँ पर पढ़ना है, और ऑलमोस्ट सब कुछ नया ही है। सिर्फ एक कैपिटल बजटिंग जो है वो आप लोग को लगेगा कि ये तो पढ़ा हुआ है, पर वो भी कौन सा परफेक्टली आता था, वहाँ भी घबराते ही रहते थे कि पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, थ्योरी में बात करूँ स्टूडेंट्स, 15 चैप्टर है अपने, 10 चैप्टर ये प्रैक्टिकल हो गए, 5 चैप्टर आपके थ्योरी है। तो इसमें पहला चैप्टर है कॉरपोरेट फाइनेंस एंड स्ट्रेटजी।
कॉरपोरेट फाइनेंस एंड स्ट्रेटेजी, मतलब एज पर स्टडी मटेरियल बात करूँ तो ये स्टडी मटेरियल का पहला चैप्टर है। और स्टडी मटेरियल का पहला चैप्टर क्या होता है? बेसिक्स, कि एफएम क्या है, तो वो बेसिक चैप्टर है ये। मतलब ये जो आपको पूरी चीज़ें सिखाएंगे वो सब एक शॉर्ट फॉर्म में कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड स्ट्रेटेजी में लिखा हुआ है कि वही एएफएम क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसमें क्या क्या करना होता है। तो जैसे अपन पढ़ते थे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स होता है, तो डेट भी है, इक्विटी भी है, प्रेफरेंस भी है। अच्छा कौन सा है, डेट अच्छा है या इक्विटी अच्छा है या प्रेफरेंस अच्छा है? कंफ्यूजिंग है, पता ही नहीं कौन सा अच्छा है। क्या बोलते हो, डेट अच्छा है इक्विटी अच्छा है? बता नहीं सकते, क्योंकि अगर ओनरशिप बचाने जाएंगे तो फिर इक्विटी नहीं देंगे, फिर डेट ले लेंगे, पर डेट में रिस्क होता है कि उनको पैसा वापस करना ही पड़ेगा। वही बेसिक वाली बातें जो आप लोग पढ़े हुए हो वही इसमें आएगा। ग्रोथ होनी चाहिए बिजनेस में, सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए। तो आप लोग एक जी पढ़ते थे इंटर में, जी इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू पी वन प्लस जी की पावर एन, या जी इक्वल्स टू बी इंटू आर, कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। ग्रोथ रेट वगैरह के बारे में बेसिक सिखाया जाएगा। सेकंड जो चैप्टर थ्योरी का होगा यहाँ पर वो होगा रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट सेकेंड चैप्टर जो हम थ्योरी का यहाँ पर पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, वो क्या है? रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या है? वही इतने सारे रिस्क बताए ना आपको, इंटरेस्ट रेट में रिस्क है, फॉरेन एक्सचेंज में रिस्क है, उसके अलावा कुछ ऑपरेशनल रिस्क भी होते हैं बिजनेस में। जैसे आप लोग वो नहीं पढ़े थे लिवरेज, तो लिवरेज में पढ़ाते थे ऑपरेटिंग रिस्क भी होता है, फाइनेंशियल रिस्क भी होता है। तो ये तो चलो फाइनेंशियल रिस्क हो गए, पर ऑपरेटिंग रिस्क वगैरह भी तो होते ही है। जैसे नोकिया, ठीक है, नोकिया पहले फ़ोन बेचता था इंडिया में, ठीक है, बंद हो गया ना, तो वो फाइनेंस की वजह से थोड़ी ना बंद हो गया, वो अपने ऑपरेशंस की वजह से बंद हो गया। उसने एंड्रॉयड को यूज़ नहीं किया, ठीक है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में उसने एंड्रॉयड को यूज़ नहीं किया, मार्केट से आउट हो गया। तो ऐसे भी तो रिस्क होते हैं। तो वो थ्योरी फॉर्म में आपको सिखाएंगे कि और भी रिस्क होते हैं, खाली यही रिस्क मत सोचो, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपका जो थर्ड एक चैप्टर रहेगा वो है स्टार्टअप फाइनेंस। स्टार्टअप फाइनेंस अगेन थ्योरी रहेगा। इसमें आपको कुछ टर्म्स, जैसे आपने सुना होगा कभी एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट्स, ठीक है, बस सुना ही है, प्रॉपर्ली कभी कहीं रीड नहीं करा, तो वो रीड यहाँ करा देंगे कि स्टार्टअप को कैसे कैसे फाइनेंस मिल सकता है, ठीक है। एंजल इन्वेस्टर, सीड इन्वेस्टर, मेज़नाइन फाइनेंस, ये सब कुछ वर्ड्स है जो यहाँ टर्म्स में सिखाए जाएंगे। प्योर थ्योरीज है ये सब, है ना, प्योर थ्योरी चैप्टर्स हैं। और फोर्थ इसमें एक आपका रहेगा सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है? जैसे हम बोले कि मैंने एक बैंक खोल रखा है और बैंक ने लोन दे दिया बहुत सारा, जैसे एसबीआई बैंक है, उन्होंने 100 करोड़ का लोन दे दिया। अब उनके पास फिर भी और लोग आ रहे हैं लोन मांगने। अब डिपॉजिट ही इतने थे जितना लोन दे दिया, तो और लोगों को कैसे लोन दे? मना कर दे, बोले हमारे पास तो पैसे ही नहीं है लोन देने के लिए, इतनी मुश्किल से तो कस्टमर आते हैं, उनको मना कर दे, लोन नहीं देंगे। तो ये एसबीआई बैंक क्या करता है, ये अपने जो लोन्स इसने ऑलरेडी दे रखे थे ना, ये किसी दूसरे को बेच देता है। जैसे वो नहीं पढ़ा था आपने फैक्टरिंग, कि अपने डेटर सेल कर दो, तो वैसे ही यहाँ पर जो लेंडर्स होते हैं वो अपने लोन्स को क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं किसी दूसरे कंपनी को। जैसे कोटक बैंक को बेच दिया मान लो, तो एसबीआई के पास फिर पैसा आ गया, फिर पैसा आ गया तो और लोन दे देगा, मना नहीं करेगा किसी को भी। और वो जो कोटक बैंक है वो क्या करता है, उसके पास कहाँ से पैसा आया, तो वो उसके बदले सिक्योरिटीज इशू कर देता है मार्केट में। तो वो इक्विटी शेयर ले लेता है, दे देता है, प्रेफरेंस शेयर दे देता है, डिवेंचर दे देता है, बॉन्ड दे देता है। तो मतलब इससे सिक्योरिटाइज हो जाते हैं वो, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सिक्योरिटाइजेशन। तो ऑब्वियसली पूरा डिटेल में तो उस चैप्टर में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, आइडिया दिया कि होता क्या है। और एक लास्ट चैप्टर जो यहाँ पर थ्योरी रहेगी वो है सिक्योरिटीज एनालिसिस।
सिक्योरिटीज एनालिसिस, ये क्या होता है सिक्योरिटीज एनालिसिस? आपने सुना होगा कि मतलब आप लोग तो क्या ही देखते होगे रील वगैरह, पर अगर देखते हो तो कई लोग ना चार्ट समझा रहे होते हैं शेयर मार्केट का, है ना। चार्ट्स बने हुए आ जाते हैं ऐसे कि जैसे मान लो कोई एक चार्ट ऐसा दिख रहा होगा आपको कि इस तरह से शेयर बढ़ रहा है, ठीक है, कोई चार्ट ऐसे ऐसे करके फिर ऐसे ऊपर जा रहा होगा। चार्ट्स होते हैं, मतलब एक्चुअली शेयर मार्केट को एनालाइज करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस तो मतलब हो गया कि मैं कंपनी के डीप में जा रहा हूँ कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी क्या ग्रोथ कर रही है, कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, कंपनी कितना सेल कर रही है, ठीक है, वो फंडामेंटल्स होते हैं कंपनी के। और दूसरा होता है इमोशंस। मार्केट सिर्फ कंपनी के फंडामेंटल से नहीं चल रहा है, मार्केट लोगों के इमोशन से भी चल रहा है, लोगों के सेंटिमेंट से भी चल रहा है कि पहले इस शेयर को पहले बढ़ाना है, फिर उसको कम करना है, फिर वापस बढ़ाना है, फिर कम करना है। तो वो कौन सा टाइम है जब लोग अब कम करने वाले हैं, या वो कौन सा टाइम है जब अब ये बढ़ने ही वाला है, इसको भी लोग एनालाइज करने लग गए हैं चार्ट्स के फॉर्म में। तो वो चार्टिंग सिस्टम आपको सिक्योरिटीज एनालिसिस में पढ़ाई जाएगी, हालांकि वो एग्जाम में उतना आता नहीं है क्योंकि चार्ट वार्ट बनाने एग्जाम में नहीं आता। तो अपन पढ़ेंगे, पढ़ाऊंगा मैं आपको सब कुछ, पर उस पर एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही बल्कि आते हैं, तो ऐसे चार्ट बनाने का कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो वो अपना एक लास्ट थ्योरी चैप्टर रहेगा यहाँ पर, दैट इज सिक्योरिटीज एनालिसिस के नाम से। तो सिक्योरिटीज का फंडामेंटल वैल्यूएशन हम सिक्योरिटीज वैल्यूएशन में करेंगे, ग्रोथ देखेंगे, डिविडेंड देखेंगे, सेल्स देखेंगे, प्रॉफिट देखेंगे, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में भी यही सब करेंगे, पर उसको चार्ट बेसिस पे कैसे एनालाइज करें वो आपको थ्योरी में पढ़ाएंगे। तो दिस इज एक्चुअली द होल सिलेबस जो आपको पूरे 125 मार्क्स के लिए पढ़ना है। क्या पता केस स्टडी क्वेश्चन सिक्योरिटीज एनालिसिस का ही आ जाए, मुझे भी नहीं पता। तो ये तो एग्जाम, ऑनगोइंग एग्जाम जैसे जैसे आएंगे उससे आइडिया लगेगा कि किस तरह का आने वाला है, ठीक है। न्यू सिलेबस में अगर हम बात करें कि सर क्या क्या ऐड हुआ, तो जैसे एक एडवांस कैपिटल बजटिंग न्यू ऐड हुआ, ओल्ड सिलेबस में नहीं था वो। और इसके अलावा जो आपके ये जो चैप्टर्स है ना, जिसमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये एक ऐड हुआ। और ये इन्हीं चैप्टर्स में कुछ कुछ अंदर अंदर में ही टॉपिक्स बढ़ा दिए। मतलब वैसे आपको यही चैप्टर सुनने मिलेगा चाहे आप कितने भी पुराने सिलेबस से देख लो, आप 2000 से सिलेबस उठा लो, सब यही चैप्टर नजर आएंगे, पर अंदर अंदर टॉपिक बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जब हम लोग पोर्टफोलियो पढ़ाते थे पहले, तो हम सिर्फ शेयर्स के बारे में पढ़ाते थे, पर अब वो बोलने लग गए कि गोल्ड में भी पैसा लगा सकते हो, रियल एस्टेट में भी पैसा लगा सकते हो। रियल एस्टेट मतलब प्रॉपर्टीज वगैरह खरीद लो, वो भी तो एक इन्वेस्टमेंट ही होता है। तो ऐसे टॉपिक बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे मार्केट में एसेट्स बढ़ते जा रहे हैं, एवेन्यूज बढ़ते जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट के, वैसे वैसे अपने टॉपिक्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा अपने को सिलेबस कवर करना है। अप्रॉक्सीमेटली 5 से 5.5 महीने कोर्स में लगते हैं मुझे, क्योंकि मैं घास नहीं काटता। पढ़ाऊंगा तो अच्छे से पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा भी आपको चीज़ों को, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बहुत करवाऊंगा। मतलब ऐसे लिमिटेड क्वेश्चन से नहीं चलेगा। जैसे मैं फॉरेक्स की बात करूं तो इसमें मैं 150 क्वेश्चंस कराता हूं, तो 150 क्वेश्चंस करने में टाइम भी लगता है फिर, और आपको रिवाइज करने में भी टाइम लगेगा कि 150 क्वेश्चन दोबारा करने बैठेंगे तो उसमें भी टाइम लगता है। और एक में होता है कि मैं पूरा चैप्टर पढ़ा दूं, 50 क्वेश्चन में ही करा दूं खत्म, तो मेरा तो हो जाएगा कोर्स, पर आपको कुछ आएगा नहीं। फिर वो रटने वाली बात हो जाएगी कि हम तो सिर्फ लर्न करके जा रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। अच्छा सर, आज कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाले हो आप? तो स्टूडेंट्स, आज मैं कोई न्यू चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा। आज मैं पहले आपको पास्ट का रिवाइज कराऊंगा जो आप इंटर से पढ़ते आ रहे हो। दैट इज मैं आपको टाइम वैल्यू मनी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और बेसिक कैपिटल बजटिंग याद दिलाऊंगा। और फिर जब ये 3 बातें याद आ जाएंगी, तो फिर जब कल से एडवांस कैपिटल बजटिंग पढ़ाऊंगा तो कुछ समझ में आ रहा होगा कि हाँ क्या चल रहा है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? टाइम वैल्यू ऑफ मनी,
प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल और प्लस कैपिटल बजटिंग। वैसे भी एग्ज़ाम दिए हुए बहुत टाइम हो गया है, तो याद तो होगा भी नहीं ना कि मैं बोलूँ कि एकदम परफेक्टली याद होगा आपको, तो इसलिए एक बार सिखाई दे रहा हूँ कि क्या होता है ये। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल बजटिंग। जैसे ये तो आपको ध्यान होगा ही कि जैसे जैसे टाइम निकलता है मनी की वैल्यू क्या होती रहती है, कम होती रहती है। डिक्लाइन, द वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइंस विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो उसका रीजन पता है क्यों? इन्फ्लेशन और हाँ, 4 बताए हुए हैं, इन्फ्लेशन और रिस्क। डर, अगर मन में डर है तो भी पैसे की वैल्यू कम होती है, तो रिस्क। तीसरा, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, कि हम उस पैसे को कहीं और भी क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फोर्थ होता है यूटिलिटी ऑफ मनी, धीरे धीरे पैसों की इंपॉर्टेंस भी कम होने लग जाती है। आज अगर मैं आपको 1 लाख रुपए दूँ उसकी वैल्यू होगी, पर सीए बनने के बाद 1 लाख रुपए दूंगा तो थोड़ी ना उतनी वैल्यू लगेगी। तो जैसे जैसे टाइम निकलेगा उस मनी की यूटिलिटी भी क्या होती रहती है, कम होती रहती है। वो जो पढ़ते थे ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि पहली बार देखेंगे पैसा तो अच्छा लगेगा, पर दूसरी बार देखेंगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है जो इंटर में ही सिखा देते थे आपको। तो ध्यान हो तो इसकी वजह से हम लोग कंपाउंडिंग करते थे और क्या करते थे, डिस्काउंटिंग करते थे। तो ये कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग करने के लिए स्टूडेंट्स हमें एक इंटरेस्ट रेट की ज़रूरत पड़ती थी। चाहे आप कंपाउंडिंग करते थे, दैट इज फ्यूचर वैल्यू निकालते थे, और चाहे आप उसकी पीवी करते थे, उसके लिए चाहिए क्या होती थी, एक रेट, और उसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट, या बोल लो डिस्काउंट रेट। तो बता सकते हो किसी भी कंट्री की इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंट रेट डिसाइड कैसे होती है? आरबीआई कैसे डिसाइड करता होगा कि इंटरेस्ट रेट कितना रखना है? चेंज करता रहता है क्या इंटरेस्ट रेट आरबीआई? है ना, रेपो रेट वगैरह इंक्रीज डिक्रीज चलता रहता है। तो डिसाइड कैसे करता है कि कितना इंटरेस्ट रेट रखना है? डिमांड सप्लाई किसकी, लोन की? तो फिर नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ ठीक है, आप ऐसे बोल रहे हो मनी सप्लाई देखा जाता है, मनी सप्लाई मनी डिमांड, पर एग्जैक्टली मनी सप्लाई मनी डिमांड से रेट थोड़ी पता चल जाएगी कि कितनी रखनी है। ये हम पढ़ते थे कि अगर हम रेट बढ़ा देंगे, अगर हम रेट बढ़ा देंगे तो मनी सप्लाई कम हो जाती है, और रेट अगर कम कर देंगे तो मनी सप्लाई, पर मनी सप्लाई थोड़ी ना डिसाइड कर रहा है रेट को, रेट डिसाइड कर रही है मनी सप्लाई को। तो मैं तो ये पूछो रेट कैसे डिसाइड करता है, तो ये नहीं पता हमें, इसीलिए बेसिक में बताने जा रहा हूँ। इंटरेस्ट रेट 2 फैक्टर से बनता है, नहीं, एक होगा आपका रिस्क फ्री रेट। इंटरेस्ट रेट 2 चीजों पे डिपेंड करता है, एक होता है रिस्क फ्री रेट और दूसरा होता है रिस्क प्रीमियम। जैसे वो नहीं पढ़ा था कैपेम मॉडल, के ई आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। तो आर एफ को क्या बोलते थे, रिस्क फ्री रेट, और आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा को क्या बोलते थे, रिस्क प्रीमियम। बस वही पूछ रहा था मैं कि डिस्काउंट रेट कैसे डिसाइड होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, रिस्क फ्री रेट एंड रिस्क प्रीमियम। अच्छा, जैसे मैं बोलूँ कि रिस्क फ्री रेट 6% है और रिस्क प्रीमियम 2% है, तो इंटरेस्ट रेट हो जाएगी 8%। बट कैन यू लेट मी नो कि रिस्क फ्री रेट कैसे डिसाइड होता है? रिस्क फ्री रेट हम किसको बोलते थे? गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स,
इन पे जो हमें रेट मिलती है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी बोल सकते हैं, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बस सुनते ही रहे। तो रिस्क फ्री रेट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, ठीक है, इन सबको बोलते हैं। जैसे अभी एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड चल रहा है, फिर से आने वाला है, अभी इशू आने वाला है उसका। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने गोल्ड बॉन्ड इशू करे हैं, उस पर फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, और रिडेम्पशन 8 ईयर्स बाद होगा ही होगा, पैसे आपको आपके वापस मिलने ही हैं, गारंटी है गवर्नमेंट का इसमें। तो रिस्क फ्री है। पर उस रिस्क फ्री में भी गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करती है कि कितना रेट देना है? तो वो डिपेंड करता है दो फैक्टर पे। एक होता है रियल रिस्क फ्री रेट, और दूसरा इन्फ्लेशन। एक्चुअली ये वही चीज है जो आपको मैं पूछ रहा था कि मनी की वैल्यू किस वजह से डिक्लाइन होती है। तो आप क्या बोले? मनी की वैल्यू इन्फ्लेशन की वजह से डिक्लाइन होती है, मनी की वैल्यू रिस्क की वजह से डिक्लाइन होती है, मनी की वैल्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की वजह से, जिसको एक्चुअली बोलते हैं रियल रिस्क फ्री रेट। ये उन्हीं फैक्टर्स को मैं पढ़ा रहा हूँ दूसरे तरीके से, कि ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपकी इकोनॉमी की इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं ना अभी, एक बार लिखो मत, पहले ध्यान दो, एक बार लिखो मत, पहले ध्यान दो। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स कि ना T0 है और T1 है, मैं T0 पे 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूं, T0 पे 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो क्या मुझे इस पे कुछ रिटर्न मिलना चाहिए? अच्छा, महंगाई नहीं है, कोई इन्फ्लेशन नहीं है, हम ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहां पे कोई महंगाई नहीं है, क्या मुझे इनकम होनी चाहिए फिर भी? हाँ, पैसा लगा रहे हैं तो कुछ तो चाहिए, उसको बोलते हैं रियल रिस्क फ्री रेट। कि अगर इन्फ्लेशन नहीं भी होना तो भी हम अपने इन्वेस्टमेंट पे कुछ तो कमाना चाहते ही है। तो मान लेते हैं एक बार कि रियल रिस्क फ्री रेट 2% है। सर रियल मतलब क्या है आपका? रियल से आप क्या मतलब बोलना चाह रहे हो? रियल वर्ड का मतलब होता है विदाउट इन्फ्लेशन। रियल का मतलब क्या होता है? जैसे वो इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ा कभी, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। तो जब बेस ईयर की प्राइस पे लेते हैं तो उसको वो क्या बोलते हैं? रियल। और जब करंट ईयर की प्राइस पे लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? नॉमिनल। तो इन्फ्लेशन हट जाता है तो उसको बोलते हैं रियल। तो इन्फ्लेशन हटा दिया तो क्या बोलेंगे? रियल। तो महंगाई नहीं है तो भी मैं 2% रिटर्न एक्सपेक्ट करता हूं। तो यानी 1 लाख का कितना बनना चाहिए? 1,02,000 तो एक साल बाद होना ही चाहिए। तो मैं कहीं किसी भी जगह पे चला जाऊं जहां पे रिस्क भी नहीं है, जहां इन्फ्लेशन भी नहीं है, तो भी कुछ ना कुछ हमारी डिजायर जरूर होती है, वही आपकी रियल रिस्क फ्री रेट है। बट अगर मैं बोलूं कि नहीं, इन्फ्लेशन है स्टूडेंट्स, और इन्फ्लेशन ही चल रहा है इकोनॉमी में 6% का, तो अब कितना मांगोगे? 1 लाख पे 1,06,000, तो अब हम बोलेंगे 1,08,000। भाई 2% तो हम तभी मांग रहे थे जब महंगाई नहीं है, और 6% महंगाई है, तो मतलब मेरी उम्मीद है कि मुझे 1,08,000 मिलना चाहिए। दैट इज 1,08,000 तो आना ही चाहिए। और अब मैं बोलूं कि यार इसमें तो रिस्क भी है, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, फिर भी आप इसमें लगा रहे हो, तो रिस्क क्यों लेते हैं? रिस्क क्यों लिया जाता है? अच्छा मिल सकता है। भाई डर तो है ही कि डूबेगा, पर ये भी फिर भी लगा रहे हैं कि अच्छा मिल सकता है। सॉरी, उसी को बोलते हैं रिस्क प्रीमियम। कि हम रिस्क क्यों ले रहे हैं? कि उसका क्या मिलेगा? भाई रिलायंस का शेयर खरीद रहा हूं मैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, क्या उसमें रिस्क है? पैसा डूब सकता है, पर फिर भी लगाते हैं ना, कि लगाएंगे तो अच्छा रिटर्न भी देगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिस्क प्रीमियम। अकॉर्डिंग टू योर बीटा आपका रिस्क प्रीमियम बढ़ जाता था,
है ना, बीटा ज़्यादा होगा रिस्क प्रीमियम ज़्यादा होगा, बीटा कम होगा रिस्क प्रीमियम कम होगा। लिवरेज पढ़ा था ना, लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज। तो लिवरेज है 3:1, तो 3:1 से क्या फ़ायदा हुआ, इतना रिस्क क्यों ले लिया। तो 3:1 में बोलते थे कि जैसे अगर अपना सेल बढ़ेगा 100%, तो अपनी अर्निंग पर शेयर 300% बढ़ जाएगी। रिस्क क्यों लेते हैं हम, प्रीमियम के लिए। तो मान लीजिए मैं बोलूं कि 3% तो मुझे प्रीमियम भी चाहिए क्योंकि रिस्क है, तो अब बताओ कितना चाहिए। तो 2% तो चाहिए था जब इन्फ्लेशन भी नहीं था, 6% इन्फ्लेशन है और रिस्क प्रीमियम भी चाहिए 3%, तो ओवरऑल कितना चाहिए आपको, 11%। तो 11% मिले तो मजा आए। तो अगर अब मैं बोलूं कि मैं तो जहां लगा रहा हूं वहां पर 1,12,000 रुपये आ रहा है, तो मेरा इन्फ्लेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, मेरा रिस्क प्रीमियम भी सेटिस्फाई हो रहा है, और अगर ये दोनों नहीं होते तो जो मेरी मिनिमम डिज़ायर थी वो भी सेटिस्फाइड हो रही है, तो क्या मुझे इसमें पैसा लगाना चाहिए। यही तो होता था एफएम, कि पैसा इन्वेस्ट करे कि नहीं करे। कैपिटल बजटिंग जो आप पढ़ते थे उसमें यही तो होता था कि एक आपका आउटफ्लो हो रहा है और एक आपका इनफ्लो हो रहा है। तो आप लोग बोलते थे इसकी पीवी कर दो, तो पीवी करूँ किस रेट से, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर महंगाई नहीं है, अगर रिस्क नहीं है, तो डिस्काउंट किससे करिए, रियल रिस्क फ्री रेट से। पर अगर महंगाई है तो फिर रियल रिस्क फ्री रेट प्लस इन्फ्लेशन से डिस्काउंट करिए, और अगर रिस्क भी है तो फिर रियल रिस्क फ्री रेट प्लस इन्फ्लेशन प्लस रिस्क प्रीमियम से डिस्काउंट करिए। तो ऐसे आपकी रेट्स बदल जाती थी। जैसे वो RADR अप्रोच याद नहीं है क्या आप लोगों को, रडार अप्रोच जो होता था उसमें क्या बोलते थे, अगर प्रोजेक्ट में रिस्क ज्यादा है तो अपनी डिस्काउंट रेट बढ़ा लो, और अगर प्रोजेक्ट में रिस्क कम है तो डिस्काउंट रेट कम कर लो। पढ़ते थे ऐसा, नहीं ध्यान आ रहा। वो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया हुआ होता था, तो वो सब क्वेश्चन कराऊंगा, कोई टेंशन नहीं है, नहीं याद है कोई बात नहीं, वो चैप्टर एज इट इज डाल दिया गया है फाइनल में। तो वो सारे क्वेश्चन आपको लगेंगे अच्छा सर हाँ ये वाला तो करा हुआ है, वो सेम रिपीटेड क्वेश्चन हम यहाँ करने वाले हैं। तो उसमें पढ़ाऊंगा रडार अप्रोच कि रेट, रिस्क ज़्यादा है रेट बढ़ा लो, रिस्क कम है रेट कम कर लो। वही बता रहा हूँ, रिस्क ज़्यादा है तो रेट बढ़ जाएगी, रिस्क कम है तो रेट कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन है तो रेट बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन नहीं है रेट कम हो जाती है। तो ये बेसिक हमें याद होना चाहिए कि डिस्काउंट रेट इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। लिख लो अब इसको। हाँ बोलो। हाँ इन्वर्स रिलेशन होता है। हाँ वो आऊँगा, धीरे धीरे आऊँगा, एक बार ये कर लूँ। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, ऐसा है कि ये एग्जैक्टली 11% नहीं ट्रीट किया जाता, ये 11 से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मैंने बोला 1,00,000 रुपए अगर इन्फ्लेशन नहीं हो तो आप तब भी 2% मांग रहे हो, तो मतलब आपको 1,02,000 मिलना चाहिए। फिर मैंने बोला कि 6% इन्फ्लेशन भी है, तो क्या है वो 1,00,000 पे 6% नहीं लगेगा, वो 1,02,000 पे लगता है। फिर अगर मैं महंगाई मान रहा हूं तो मेरे 1,02,000 रुपए को महंगा करो अब फिर, यानी ये कंपाउंडिंग से चलता है। तो 1,02,000 पे 6% ऐड करोगे, करना कैलकुलेटर में, 1,02,000 प्लस 6%, तो मतलब 120 रुपए का फर्क आता है। मैं 1,08,000 बोल रहा था, आप 1,08,120 बोल रहे हैं। और अगेन जब ये रिस्क प्रीमियम 3% बोलेंगे तो वो 1,08,120 पे 3% लगेगा। तो 1,08,120 पे 3% ऐड करिए, 360, मतलब अच्छा 1,11,363 रुपीज आएगा, तो 363 रुपये ज़्यादा आता है। तो मे बी हो सकता है कि MCQ के क्वेश्चंस में आ जाए,
तो वहां पर आंसर 1,11,000 भी दे सकते हैं वो, और 1,11,363 भी दे सकते हैं। 1,11,363 है तो इस पे टिक कर देना, और 1,11,000 है तो उस पे भी टिक कर देना। ठीक है, पर नहीं, दोनों नहीं आएगा, मतलब दोनों में से एक ही आएगा। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपने सीए में तो एमसीक्यू अब पहली बार आएंगे, पर क्या है, सीएमए में एमसीक्यू पहले से आते थे। वहाँ भी यही सब्जेक्ट्स है, एएफएम वहाँ भी पढ़ाता हूँ मैं, तो वहाँ एमसीक्यू पहले से आ रहे हैं। और उनके आंसर में देखा हुआ है मैंने कभी कभी कि 1,11,000 लिखा हुआ आ जाता है, तो अपन उसको टिक कर देंगे। और 1,11,363 हो तो उस पर टिक कर देना। तो बेसिकली मैं फॉर्मूला एक बताना चाह रहा हूँ, इन सब से मैं आपको एक फॉर्मूला सिखाना चाह रहा हूँ। नहीं, दोनों नहीं आएगा, एक ही दिया होगा। तो 1 प्लस, एक फॉर्मूला सिखाना चाह रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखिए। 1 प्लस NDR इक्वल टू 1 प्लस रियल रिस्क फ्री रेट। 1 प्लस रियल रिस्क फ्री रेट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रिस्क प्रीमियम। तो ये जो मैंने आपको पूरा सिस्टम समझाया, इसको शॉर्ट में इस फॉर्मूले में डाल दिया जाता है। अगेन एक बार कैलकुलेटर यूज करिए। 1 प्लस रियल रिस्क फ्री रेट, रियल रिस्क फ्री रेट कितना मान रहा हूं, तो 1 + 2%, 1.02 हो गया। फिर 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन रेट कितनी है 6%, तो 1.06 हो गया ये। ठीक है, फिर 1 प्लस रिस्क प्रीमियम, तो ये हो गया 1.03। तो करो 1.02 इंटू 1.06 इंटू 1.03, कितना आ रहा है, 1.11363 आ रहा होगा। ये वही हो रहा है जो मैं बोल रहा था, 1 लाख का 1,11,363 बन जाएगा। तो 1 रुपए का कितना बन जाएगा, 1 रुपए 11 पैसे, एंड आगे 363। एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस NDR का मतलब है डिस्काउंट रेट तो है ही है, N का मतलब है नॉमिनल। N का मतलब क्या है, मैंने क्या बोला, रियल क्या बोलते हैं जब इन्फ्लेशन नहीं होता। तो अब उसमें इन्फ्लेशन अगर मिला दिया तो अब उसको रियल नहीं बोल सकता, उसको क्या बोलूँगा, नॉमिनल। और फिर अगर मैं ये NDR आपसे पूछ रहा हूँ ये कितना है, तो आप क्या करोगे, 1.11363 में से 1 माइनस कर दोगे, और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना आप, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये बन जाएगा 11.36%। जो मैं बोल रहा था कि एग्जैक्टली 11 नहीं है ना, 2 + 6 + 3 इज नॉट 11, इट इज 11.36, 11.36। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ऐसे जल्दी जल्दी में आंसर बोलना है तो 11% बोल दो, पर एग्जैक्ट निकालने जाओगे तो 11.36। तो एडवांस कैपिटल बजटिंग का ये मेरा पहला टॉपिक है। उससे पहले टॉपिक में ही आपको ये सिखाऊंगा कि इन्फ्लेशन से कैपिटल बजटिंग पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो वहाँ हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इसको मैं बेसिक में ही रखता हूँ कि ये चीज़ें तो अब इंटर से ही समझ में आनी चाहिए। तो लिख लीजिए अब इसको, चाहो तो ये एग्जाम्पल भी कॉपी कर लो। ठीक है, तो इंटर में तो क्या होता था कि ये डिस्काउंट रेट आपको गिवन होता था और आप बस उससे पीवी कर देते थे। अब मैं आपको वो सिखा रहा हूँ कि वो रेट कैसे निकालनी है आपको। ठीक है, कि पीवी किस रेट से करोगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं,
एग्जाम्पल समझते हैं एक। एग्जाम्पल ये है कि इनिशियल आउटफ्लो इक्वल्स टू ₹10,000 और इनफ्लो जो है वो ईयर 1, 2, 3, तो पहले साल ₹3,000 का है, दूसरे साल ₹2,000 का है, और तीसरे साल थोड़ा कम हो गया, इसको 6,000 कर दो, तो 3,000, 6,000 और 4,000 है। बताओ, मैं पैसे लगाऊंगा आज 10,000 और मुझे मिलेंगे पहले साल में 3,000, दूसरे साल में 6,000, तीसरे साल में 4,000। क्या मुझे पैसे लगाने चाहिए? हाँ, लगाने चाहिए। तो टाइम वैल्यू मनी लगाएंगे ना इसमें, मनी की वैल्यू देखेंगे कि जो 10,000 लगाए हैं वो कब लगाए हैं? आज। और ये जो मिलेंगे ये कब मिलेंगे? फ्यूचर में। तो पीवी करते थे। मैं पूछ रहा हूँ किस रेट से पीवी करोगे? तो वहाँ रेट दी भी होती थी। अब मैं पूछ रहा हूँ क्या रेट होगी, तो आप बोलोगे अगर इन्फ्लेशन नहीं है सर तो रियल रिस्क फ्री रेट से पीवी करो। ठीक है, इन्फ्लेशन है तो रिस्क फ्री रेट से पीवी करो। चार्ट दिखा देता हूं मैं। अगर इन्फ्लेशन नहीं है तो किससे पीवी करूंगा? रियल रिस्क फ्री रेट से। पर अगर इन्फ्लेशन है तो किससे करो? रिस्क फ्री रेट से। और अगर रिस्क भी है तो फिर किससे करो? डिस्काउंट रेट से, क्योंकि उसमें रिस्क प्रीमियम भी आ जाएगा। तो वही मैं एग्जाम्पल वैसे ही कुछ बना रहा हूं। तो evaluate the proposal, evaluate the proposal if real risk free rate is 2%, b inflation rate is 6%, और C risk premium is 3%, और D use all rates together। मतलब क्या हुआ ये? फर्स्ट 3 को तो आप इंडिपेंडेंट केस मानिए कि मैं सिर्फ रियल रिस्क फ्री रेट से करना चाहता हूँ, या मैं सिर्फ इन्फ्लेशन रेट से पीवी करना चाहता हूँ, या मैं सिर्फ रिस्क प्रीमियम से करना चाहता हूँ। और तीसरे में मैं बोल रहा हूँ तीनों को यूज़ करो, मतलब फोर्थ पॉइंट में तीनों को यूज़ करो। तो कैसे दिखेगा ये सोल्यूशन? कैसा दिखेगा इसका? इनफ्लो की पीवी करनी है तो 1, 2, 3, और मेरा कैश फ्लो पहले साल कितना बताया मैंने? 3,000, दूसरे साल 6,000, लास्ट ईयर 4,000, और मुझे इसकी पीवी करनी है। तो पहला केस क्या बोल रहा है? किससे पीवी कर दो? रियल रिस्क फ्री रेट से पीवी करो। पीवी फैक्टर बताओ। 1 डिवाइड बाय 1.02 करते थे। 1 डिवाइड बाय 1.02, 0.98 ले लो, 3 डेसिमल। फिर ऐसे ही अगला 0.961, 0.942। तो इससे प्रेजेंट वैल्यू आ जाती थी। प्रेजेंट वैल्यू करो 3,000 इंटू 0.980, 2940, 5766, 3768। टोटल करिए 12474।
ठीक है, ये पहला केस हो गया। पर इसी की अगर अब मैं पीवी सेकंड केस के लिए पीवी करूँ किससे, 6% से, इन्फ्लेशन से पीवी करूँ, सिर्फ महंगाई है ना, ए केस भूल जाना, बी केस सोचो, सिर्फ महंगाई है। अब पीवी करो, किसकी करोगे, 3000 की है ना, बताइए 6% से 0.943, 0.890, 840, तो 3000 इंटू 0.943, 2829, 6000 इंटू 0.890, 5340, 4000 इंटू 0.840, 3360, टोटल करिए 11529। और थर्ड केस क्या बोल रहा है, किससे पीवी करो, रिस्क प्रीमियम से, 3% से पीवी करिए, 3% से पीवी करिए, 0.9, 0.971, 0.943, 0.915, 0.915, प्रेजेंट वैल्यू बताइए इसकी, 2913, 5658, 3660, 3660 कितना, 12231, 12231। ठीक है, तो ये तो अलग अलग हो गए, पर अब मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, तीनों एक साथ लो, तो तीनों एक साथ लो, तो किससे पीवी करोगे, तो अब हम करेंगे उसकी पीवी 11.36% से, 11.36% से पीवी करो, 0.898, 0.806, 0.724, 898, 806 एंड 794, 724 सॉरी, हाँ करिए, 2694, 4836, 2896, टोटल बोलो, 10426। तो क्या समझ में आया, जितना हायर रेट रखूंगा क्या प्रेजेंट वैल्यू उतनी कम हो जाएगी, भाई इसमें आ रही थी 12474, क्योंकि 2% से ही पीवी कर रहे थे, ठीक है, 2% से पीवी कर रहे थे, अभी स्टार्ट होगा 9 बजे से है ना, तो इसमें मेरी पीवी कितनी आ रही है, 12474। अच्छा, रेट बढ़ा दी मैंने, 6% कर दी, तो वैल्यू गिर गई, ठीक है, रेट फिर मैंने बढ़ा दी, मतलब कम कर दी, तो वैल्यू फिर बढ़ गई, और एकदम 11.36 से ही करोगे तो फिर ज़्यादा उम्मीद मत करो, फिर वैल्यू और ज़्यादा कम होएगी, क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन वगैरह सब जुड़ गया। अच्छा, ये लिख लिया सबने, इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, मैं ऐसे भी कर सकता था कि मैं ना, जब मैंने बोला ऑल टुगेदर, तो मैं ऐसे भी कर सकता था कि 2% से तो ऑलरेडी पीवी कर ही चुका हूँ, इसी को 6% से और पीवी कर देते हैं। करो एक बार, 2940 इंटू 0.943, 2772, फिर 5766 इंटू 0.890, 5132, फिर 3768 इंटू 0.840, 3165, और फिर क्योंकि मैं 6% से तो पीवी कर ही चुका हूँ, मुझे 3% से और करना था,
तो करो 2772 इंटू 0.971, यही आ रहा है 9294 में कोई दिक्कत नहीं है 2692 फिर 5132 इंटू 0.943 तो 483 थोड़ा बहुत फर्क इसलिए आएगा क्योंकि 11.36 एग्जैक्ट नहीं था वो 363 था है ना और ऐसे ही 3165 इंटू 0.915 करो और फिर ये टोटल 10426 ही हो जाएगा अप्रॉक्स 14424 तो बेसिकली इस 11.36 से जब मैं पीवी कर रहा हूँ तो मैं कर क्या रहा हूँ एक बार मैं रियल रिस्क फ्री रेट से पीवी कर रहा हूँ फिर मैं उसको इन्फ्लेशन से पीवी कर रहा हूँ और फिर मैं उसको रिस्क प्रीमियम से पीवी कर रहा हूँ ठीक है लिख लीजिए ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट करके लिख लीजिए हाँ निखिल जी समझ में आया क्या कि प्रेजेंट वैल्यू क्यों कम होती है हाँ रेट इंक्रीज हो रही है महंगाई बढ़ने से मेरे पैसे की कीमत तो गिरेगी ना ठीक है डन ये चीज़ क्लियर हो गई तो अब से कंफ्यूज नहीं होना है कि रेट क्या लेना है नहीं दिया हुआ रेट खुद निकाल लो ठीक है अच्छा अगर हम कैपेम के हिसाब से चले तो कैपेम मॉडल कंपाउंडिंग नहीं करवाता था कैपेम मॉडल तो प्लस ही करता था ना वो तो बोलता था रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम पर यहाँ हम बोल रहे हैं नहीं रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम नहीं बोलना चाहिए 1 प्लस रिस्क फ्री रेट इंटू 1 प्लस रिस्क प्रीमियम बोलना चाहिए तो दोनों अलग अलग फॉर्मूले हैं ठीक है ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसको बोलते हैं फिशर्स फॉर्मूला वो मैं आपको कैपिटल बजटिंग में लिखवा दूंगा जब वो चैप्टर पढ़ाऊंगा और ये जो आपने प्लस सीखा है उसको बोलते हैं कैपेम फॉर्मूला ठीक है कैपेम किसने बनाया था शार्पे ने और ये जो फॉर्मूला आज पढ़ा रहा हूँ वो किसने बनाया था फिशर्स ने नाम सुने होंगे आपने फिशर वगैरह तो है ना अर्विंग फिशर थे तो उन्होंने ये फॉर्मूला बनाया था तो ये तो बात हो गई कि पीवी करनी किस रेट से ये अपना बेसिक टाइम वैल्यू मनी होना चाहिए अच्छा अब पीवी हमेशा सिर्फ आपके इन्फ्लेशन या रिस्क फ्री रेट पे डिपेंड नहीं करता ये आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे भी डिपेंड करता है जैसे आप फंड्स लाते थे है ना और फिर उसको क्या करते थे इन्वेस्ट तो जैसे मान लो मैं 1 लाख रुपए किसी और से लाया हूं और अब मैं उसको इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं इन्फ्लेशन थोड़ी देखता रहूंगा मैं रिस्क फ्री रेट थोड़ी देखता रहूंगा अब तो मैं ये देखूंगा कि जो मैं पैसे लाया हूं और जिससे लाया हूं वो कितना मांग रहा है ठीक है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल याद हो तो ठीक है मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि ये मेरी एक कंपनी है और वो एक प्रोजेक्ट में पैसे लगाना चाह रही है ठीक है ना कंपनी जो है वो अलग अलग सोर्स से पैसा ला सकती है जैसे डेट से ला सकती है प्रेफरेंस से ला सकती है
इक्विटी से ला सकती है और रिटेन्ड अर्निंग से भी पैसा ले सकते हैं। डेट, प्रेफरेंस, इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग सबसे पैसा ले सकते हैं। अच्छा ध्यान हो तो जो डेट की कॉस्ट होती थी उसको क्या बोलते थे? केडी। डेट की कॉस्ट को क्या बोलते थे स्टूडेंट्स? केडी। प्रेफरेंस की कॉस्ट को क्या बोलते थे? केपी। इक्विटी की कॉस्ट को क्या बोलते हैं? केई। और रिटेन्ड अर्निंग को क्या बोलते थे? केआर। तो मैंने इनसे मिला के 1 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए और अब मैं इसको इन्वेस्ट कर रहा हूं इस प्रोजेक्ट में। तो मैं जानना चाहता हूं कि 1 लाख रुपए जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं उस पर मुझे कितना कमाना है। तो क्या आप अपना इन्फ्लेशन देखते रहोगे? इकोनॉमी में क्या इन्फ्लेशन चल रहा है? क्या आप ये देखोगे कि मेरी क्या रिस्क फ्री रेट है? आप तो ये देखोगे कि इनको कितना देना है। तो मान लीजिए केडी जो है वो 10% है, केपी जो है वो 12% है, केई जो है वो 15% है और केआर जो है वो मान लो 14% है। और सबके फॉर्मूले पड़े हुए हैं आप लोग के, है ना? इन सब के अलग अलग फॉर्मूले होते थे। तो एग्जैक्टली हम उन फॉर्मूले पे तो नहीं जाएंगे, हमारे वो नहीं आएगा, ठीक है? पर मुझे बताओ कि इस प्रोजेक्ट में कितना कमाना है? के ओ निकालते थे। दैट वाज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको जरूर निकालने आएगा यहाँ पर। कैपिटल बजटिंग जब कर रहे होंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना पड़ जाएगा कभी कभी। तो हम इनका क्या करते थे? कंबाइन कर देते थे इनको। इनको कंबाइन करके क्या बोलते थे? केओ। तो फर्क क्या हुआ जो अभी मैंने आपको रेट सिखाई और ये जो रेट सिखा रहे हैं? एक्चुअली पीवी दो रेट से होती है, एक होती है एक्सप्लिसिट रेट और एक होती है इम्प्लिसिट रेट, है ना? मतलब डिस्काउंट रेट दो होते हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल दो होते हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। कभी कभी तो लिखा आता था कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो कभी कभी लिखा आता था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो वही फर्क समझाना चाह रहा था एक्चुअली, ठीक है? अगर हम पैसे लाए हैं तो पैसे लाए हैं तो उनको देना है, तो कितना देना है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल है आपकी। पर मैं बोलूं कि मैं तो किसी से ही नहीं ला रहा, मेरा तो खुद का ही पैसा है, तो क्या वहां पर आपका कोई डिजायर नहीं है क्या कमाने का? तो वहां हम अपनी इन्फ्लेशन को, रियल रिस्क फ्री रेट को, रिस्क प्रीमियम को देखेंगे और उससे भी एक रेट निकालेंगे। दैट विल बी कॉल्ड माय इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि मुझे किसी को देना नहीं है पर फिर भी मैं इतना कमाना चाहता हूं। समझ में आ रही क्या बात? तो नॉर्मल जो डिस्काउंट रेट होती है वो अपनी इम्प्लिसिट रेट होती है। बट अगर आप किसी से पैसा ला रहे हैं तो फिर आपकी इम्प्लिसिट रेट से हमको कोई मतलब नहीं है, आपको कितना देना है वो आपकी डिस्काउंट रेट होगी। दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट रेट। पढ़ा ही था ना कॉस्टिंग में, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट। जो एक्चुअल में पे करना होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और जो नोशनल कॉस्ट होती है उसको क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो वैसे यहाँ भी रेट दो तरह की होती है, जो एक्चुअल में देना है वो एक्सप्लिसिट रेट, और जो आपको देना नहीं है फिर भी आप कमाना चाह रहे हो तो इम्प्लिसिट रेट। तो जो मैं ऊपर आपको सिखा रहा था वो कौन सी रेट थी? इम्प्लिसिट रेट थी मेरी, कि मेरे को, मैं पैसे लगा रहा हूं कहीं भी तो मुझे इतना तो चाहिए ही, तो इम्प्लिसिट रेट थी वो। अच्छा, तो अब हम बात कर रहे हैं एक्सप्लिसिट रेट की, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, केओ। तो बताओ ये निकलता कैसे था? ये तो मैंने बता दिया कि एडी, के पी, के ई, के आर ये है। केओ कैसे निकालते थे? दो अप्रोच थे, नहीं बुक वैल्यू नहीं। एक होता है सिंपल एवरेज और एक होता है वेटेड एवरेज। WACC बोलते थे ना, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो केओ दो तरह से निकलता है, या तो होता है सिंपल एवरेज और या फिर होता है वेटेड एवरेज। अच्छा, कैसे डिसाइड करते थे कि सिंपल एवरेज करे या वेटेड एवरेज? नहीं नहीं, हिस्टोरिकल मार्केट वो सब अलग चीज थी। अगर सबसे इक्वल पैसा ला रहे हो, प्रपोर्शन जो है वो इक्वल है, 1:1:1:1, तो सिंपल एवरेज। और अगर 2:1 हो गया कहीं भी तो फिर वो क्या बन जाता है? वेटेड एवरेज।
ठीक है, तो अगर इक्वल फंड्स रेज किया है, लिख लेना एक बार, मैं बता दूं, अगर रेज्ड इक्वल फंड्स फ्रॉम ईच सोर्स, तो क्या बोलेंगे, सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज का फॉर्मूला होता है के डी प्लस के पी प्लस के ई प्लस के आर डिवाइड बाय 4। और अगर वेटेड एवरेज कर रहे हो तो ये कब करना होता है, जब अनइक्वल अमाउंट लाते हैं, अनइक्वल अमाउंट ला रहे हैं, ठीक है, तो फिर वेटेड एवरेज होता है। और वेटेड एवरेज आपको ध्यान में एक टेबल बना के करते थे आप लोग, हम यहाँ टेबल कभी नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पर एक इक्वेशन लिखेंगे, के ओ इक्वल्स टू के डी इंटू डी प्लस के पी इंटू पी प्लस के ई इंटू ई प्लस के आर इंटू आर अपॉन डी प्लस पी प्लस ई प्लस आर। इस फॉर्मूले से हम लोग, मतलब इसको वेटेड एवरेज का फॉर्मूला बोला जाता है, तो हम लोग हमेशा ये फॉर्मूला लगा के केओ निकालेंगे। ज़रूरी नहीं है कोई चीज़ इंटर में जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, है ना। ये बना लिया, तो जब मैं एक्चुअली कैपिटल बजटिंग पढ़ाऊंगा ना, तब तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतना काम नहीं आएगा, तब तो इम्प्लिसिट रेट ही काम आएगी। पर जब मैं आपको कॉरपोरेट वैल्यूएशन पढ़ाऊंगा तो उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ज़्यादा यूज़ है, वह इम्प्लिसिट रेट का कम यूज़ है। तो ये चीज़ें मैं आपको पहले ही बेसिक में समझा दे रहा हूँ, जिससे कि जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तो उस चैप्टर पे ध्यान ज़्यादा जाएगा, रेट पे इतना दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज फर्स्ट डे है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, कल से हम प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं चैप्टर से। थोड़ा कैपिटल बजटिंग का बेसिक भी बताऊंगा, तो वो स्टार्टिंग में बता दूंगा, फिर चैप्टर शुरू कर देंगे।